हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे एवं खुशहाल होंगे। आइए आज हम बात करते हैं डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की यूनिट नंबर 2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 1। यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 1 में कौन कौन से आते हैं हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर। बात आ गई समझ में दोस्तों? अच्छा, अब मैं आपको बताता चलता हूं कि आपने यूनिट 1 के अंदर में फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में पढ़ा है। फंक्शंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, इनको कितने भागों में बांटा हुआ, ये सारी जानकारी आपने यूनिट 1 में प्राप्त कर ली है। अगर दोस्तों आपने यूनिट 1 को नहीं पढ़ा है तो पक्का आप जाओ, पहले यूनिट 1 को पढ़ो, तभी आपको ये यूनिट 2 समझ में आएगी। अगर आप बीच बीच से किसी किसी यूनिट को देखेंगे तो देखने का कोई फायदा नहीं होगा, आप कुछ भी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। आप सिस्टम से देखो, यूनिट 1 से शुरुआत करो देखने की एंड लास्ट यूनिट तक देखो, तो आप जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। आइए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 1, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। बताता चलता हूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता शरीर को ज्यादा मात्रा में होती है उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जिन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा शरीर को बहुत कम होती है उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। आइए नजर डालते हैं। देयर आर अराउंड 40, यानी करीब हमारे पास में 40 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। कितने हैं? 40, 40 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्या है, बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन 5 कैटेगरीज। यानी हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से करीब करीब 40 से ज्यादा ही न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होते हैं, और उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको 5 भागों में बांट दिया गया है, यानी 5 कैटेगरीज में कर दिया गया है। वो कौन कौन सी हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आ गई दोस्तों समझ में बात? अब हम बात करते हैं कि जो वाटर है, देखिए वाटर हैज द यूनिक स्टेटस ऑफ फूड एज वेल एज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली जो वाटर है ये एक अलग से एक यूनिक स्टेटस रखता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या रखता है कि यूनिक स्टेटस रखता है, और हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में काउंट होता है, क्योंकि पानी की मात्रा हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। बात आ गई समझ में आपको? आइए दोस्तों बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ द फूड इज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर। यानी हमारे पास अगर हम बात करें तो जो हम खाना खाते हैं उसमें ज्यादातर मात्रा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर की होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जिन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा शरीर को ज्यादा होती है उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब देखें, विटामिन्स, मिनरल्स कंट्रीब्यूट्स टू ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ फूड। यानी मतलब हम जब खाना खाते हैं तो उसके अंदर में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनको हमने जो काउंट किया है इनको हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला है। यानी वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी मात्रा शरीर को कम होता है, जैसे जरूरत कम होती है, उसको हम जरूरत नहीं बोलूंगा, एक्चुअली खाने के अंदर में इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है, हम नॉर्मली कोई खाना खाते हैं तो। अब आप बोलेंगे कि इनकी मात्रा कितनी होती है, नहीं होती, ये पढ़ेंगे हम अगली यूनिट में, यानी यूनिट नंबर 3 में इसकी जानकारी लेंगे। अभी मैं अगर एक ही यूनिट के अंदर में आपको सारी जानकारी दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जितना बुक में दिया हुआ है उतना ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है। आ गई दोस्तों बात समझ में? मैक्रो न्यूट्रिएंट समझ में आ गए? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हो गए हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होगा हमारे पास में विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, आइए आगे नजर डालते हैं। आवर बॉडी नीड्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड वाटर इन मच ग्रेटर अमाउंट देन विटामिन एंड मिनरल्स। ये बात तो समझ में आ गया ना? क्योंकि मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था
कि आपको उठने बैठने, स्टैंडिंग, है ना, और जो अपनी ऑटोनॉमस जो उसमें आते हैं अपने प्रोसेस जो होती हैं, जैसे हार्ट का बीट करना, है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, ये सारी जो चीज़ें जो मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाई थी, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत थी। जितने फिजियोलॉजी फंक्शंस थे उसमें आपने देखा होगा प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की जरूरत पड़ रही थी। तो कहने का मतलब है जहां हमें जिस न्यूट्रिएंट से हमें ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारे पास में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में काउंट होते हैं। आ गई दोस्तों बात समझ में? आगे नजर डालते हैं। बट विटामिन एंड मिनरल्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर बॉडी एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि भाई मान लो कि हम अगर विटामिन और मिनरल्स नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। खाना आपको जो है सारी चीजें ही पड़ेंगी। मान लीजिए आप दौड़ करते हैं, रनिंग करते हैं, भागते हैं, तो आप विटामिन खाकर नहीं दौड़ सकते हैं। आप सोचेंगे कि मेरे ने बहुत विटामिन खा लिया और मैं दौड़ जाऊंगा, नहीं, मिनरल्स खाने से भी नहीं होगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेना पड़ेगा, जिससे आपको एनर्जी जो मिलेगी वो आपके रनिंग में काम आएगी। बात मेरी समझ में आ रही है दोस्तों आपको? तो ये सारी चीजें हैं। आइए आगे नजर डालते हैं। अब हम बात करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड ओवरव्यू। कहने का मतलब है डाइजेशन कैसे होता है खाने का, फिर पाचन मतलब डाइजेशन मतलब पाचन, और एब्जॉर्प्शन मतलब उसका सोखना। एब्जॉर्प्शन मतलब जो ब्लड है वो हमारे पाचन किए हुए खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स है उनको सोखता है ब्लड में अपने आप एक अंदर में, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, उस प्रोसेस को। एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, और खाने का जो यूटिलाइजेशन। आइए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कहने का मतलब है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन का पर्पज क्या है, मकसद क्या है, क्यों डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हम भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐसे भी खा सकते हैं, प्रोटीन को हम ऐसे भी, ये डाइजेशन का प्रक्रिया क्या है, यानी ये पाचन क्यों जरूरी है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। एक्चुअली देखो हम क्या है, एक नजर है कि भाई क्या बोलते हैं, एक खाना आपने लिया, रोटी लिया, तो आपने रोटी जैसे ही खाया तो आप क्या करेंगे, आपकी रोटी सीधे तो ब्लड में नहीं जाएगी, वो तो भाई पहले पहले क्या होगा, धीरे धीरे मल्टीपल फेजेस में सफर करेगी वो खाना। मतलब जैसे मुंह में गया, फिर स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर पीसेस के रूप में बाहर हो जाएगा हमारे शरीर से। तो ये प्रोसेस जो होती है सारी, इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस के अंदर से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारे मैक्रो हो या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, वो सारे निकाले जाते हैं और एब्सॉर्ब होके वो ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड के थ्रू हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स में जाते हैं। आइए आगे स्टडी करते हैं। इट इज थ्रू दिस प्रोसेस दैट द कॉम्प्लेक्स substances in the food are broken down into smaller substance which the body can take in the use। कहने का मतलब वही है जो बात मैंने बोली थी कि भाई हम डायरेक्ट तो कोई चीज हमारी ब्लड के अंदर नहीं जा सकती है, पहले छोटे छोटे उनमें टूटेगी, टूटने के बाद में हमारे ब्लड के अंदर में आएगी और वहां से हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त होगा। अब आप बोलेंगे जो टूटेगा करके आप शब्द बोल रहे हैं, मैं आप किसी का नाम तो नहीं बता रहे हो। एक्चुअली मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि सारे नामों की जानकारी यूनिट 3 के अंदर में मैं आपको दूंगा। अभी आप मोटा मोटा समझते चलो, जैसे यूनिट 1 में आपने कुछ जानकारी प्राप्त की, अब यूनिट 1 में आप उससे एडवांस जानकारी प्राप्त कर रहे हो, यूनिट 3 में उससे अच्छी जानकारी मिलेंगी। खैर यूनिट 2 के अंदर में बीच में आके कुछ एक डिटेल्स आएंगी, कुछ एक नाम आएंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना ही समझो जिस तरीके से मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए आगे नजर डालते हैं। सम ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स अंडरगो सम चेंजेस ड्यूरिंग डाइजेशन। मतलब जैसे हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं, इनका क्या होता है, इनके अंदर चेंजेस होता है। कब? जब ये डाइजेशन होता है। अब आप बोलेंगे कि अरे ये डाइजेशन में कैसे चेंज होता है, ये एक्चुअली टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट सीधा ही ब्लड के अंदर नहीं जाता है, ये टूट टूट के जाता है। ये किस किस पार्ट में टूटता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रोटीन भी टूटता है एंड फैट्स भी टूटता है। बात आपको आ गई समझ में? आइए आगे नजर डालते हैं। हाउएवर वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट इन फूड कैन बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली। अब ये क्या होता है, इसमें जो हमारे पास में वाटर हो गया, पानी, मिनरल्स हो गए,
एंड विटामिन हो गए, एक्चुअली ये नहीं टूटते, ये डायरेक्ट ही क्या होते हैं, बॉडी के अंदर में चले जाते हैं, ब्लड इनको डायरेक्ट एब्सॉर्ब कर लेता है। तो कौन कौन सी चीजें टूटती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और जो नहीं टूटता वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना, ऑफ द बॉडी। मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है, अब आप बोलेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो हमें पता नहीं, एक्चुअली मुंह से लेकर के एनस तक का जो रास्ता है, यानी मुंह यानी माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी पाचन क्रिया का पूरी रास्ता। ठीक है दोस्तों, आइए अब ये देखिए, डायग्राम से समझने का हम प्रयास करते हैं, ये हमें थोड़ी सी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेगा। माउथ हो गया है हमारे पास में, आप देख पा रहे हैं माउथ। माउथ के बाद है स्लेवरी ग्लैंड्स। ये स्लेवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक्चुअली स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे पास में मेजर 3 ग्लैंड्स होती हैं, है ना। इनके नाम मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि आप ही सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, पर आप ऐसे इतना ही याद रखो कि हमारे पास में 3 जो है ग्लैंड्स होती हैं, मेजर ग्लैंड्स, ठीक है। वहां से लार निकलती है और हमारे मुंह में जो खाना होता है उसको हम चबाते हैं तो उसको थोड़ा लुगदीदार बना देती है, यानी बॉलस टाइप में बना देती है, जिसको हम निगल सकते हैं। निगलने के बाद में जो है ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कहां से कहां तक, यहां से और यहां तक, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस के अंदर में खाना क्या होता है, नीचे आता है। एक्चुअली इस सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो मूवमेंट होती है, आपने देखा है कभी जैसे कोई स्नेक किसी मेढक को निगल लेता है, और जब निगलने के बाद में उसको उगलना पड़े या फिर उसको निगलता है अंदर की तरफ, तो एक मूवमेंट कैसी आती है, बीच से उभरा हुआ रहता है, जहां पे वो मेढक होता है आगे पीछे किससे दबे हुए होते, यानी एक ऐसे एक मूवमेंट जो बनती है निगलने की, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो खाना होता है, एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, मैं आपको अलग से पढ़ा दे रहा हूं, थोड़ा से बता देता हूं। एक्चुअली ज़्यादा बताने से कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा होगा और ज़्यादा उतना इसमें स्टडी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो जितना ज़रूरत है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं एक्चुअली। तो ईसोफेगस के अंदर में खाना यहाँ से यहाँ आ जाता है। इस पोर्शन को जो आप ये थोड़ा सा हाफ पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से, और ये पोर्शन ये है हमारे पास में स्टमक, जिसको हम पेट बोलते हैं। कई लोग समझते हैं कि पेट पता नहीं कहाँ है, किधर है, कि नहीं है, एक्चुअली ये ही पोर्शन सिर्फ पेट है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहां से शुरू हो जाता है हमारे पास में यहां तक, ये जो करीब इसकी जो लंबाई ये है हमारे पास में, जिसको मैं मार्क कर थोड़ा सा एक बार आपको कर देता हूं ताकि आपको पता, इसके पीछे से आइए और यहां से होकर ये जो है ये एक कोइल्ड, हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड, ये जो मैंने अभी यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक, ये जो है हमारे पास में, ये हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत जिसको बोला जाता है। इसके बाद ये जो है ये, अब जो इसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये है हमारे पास में बड़ी आंत, और ये है हमारे पास में रेक्टम, और ये है हमारे पास में एनस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बॉडी का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर डायग्राम में समझाया है ये आपको समझ में आया होगा, ये ऑलरेडी दिया भी हुआ है पिक्चर में। अच्छा, थोड़ा सा और बता दूं आपको बॉडी के बारे में, ये असेंडिंग कॉलम होता है, ये ट्रांसवर्स कॉलम होता है, और ये डिसेंडिंग कॉलम होता है। ठीक है दोस्तों, और ये रेक्टम और ये एनस। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे की तरफ। ज़्यादा समझाने लगूंगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, समझने में आप ही को दिक्कत होगी, आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। फूड टेक्स ए फॉलोइंग पाथ इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए माउथ बिल्कुल, ईसोफेगस आपने समझा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। कहीं कोई दिक्कत आई आपको समझने में? सेम डायग्राम के अंदर भी दर्शाया गया है, इसको हम ये चीज बोलते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं द
लीवर एंड पेनक्रियाज आर नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बट आपने देखा लीवर एंड पेनक्रियाज जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसका रास्ता नहीं है। आपने देखा जब मैंने यहां किया तो लीवर तो इधर था, ये रहा लीवर, और पेनक्रियाज ये रहा, तो ये तो हमारे उसमें नहीं आए थे ना डाइजेस्ट ट्रैक्ट में। जब हमने खाना खाया था तो यहाँ ऐसे होते 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 खाना ऐसे ऐसे गया था ना भाई, तो ये यहाँ से छोटिया और ये बाहर हो गया था यहाँ से, तो ये तो नहीं आया था। एक्चुअली ये पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, पर इनसे निकलने वाला यानी सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो हमारी खाने में मदद करते हैं, पाचन को पचाने में मदद करते हैं। यही इस लाइन में बताया गया है। द लीवर एंड पेनक्रियाज आर नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बट दे सीक्रेट सर्टेन जूसेस और सीक्रेशंस। जो सीक्रेट करना होता है मतलब निकलना, टपकना, ऐसे सीक्रेट करना किसी चीज को ना, विच डू प्ले ए रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कहने का बात है ना समझ में, आपको डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है किसके, ये हमारे खाने के जो हम खाना चबा के खाते हैं उसमें, लीवर और पेनक्रियाज। क्लियर होगा दोस्तों बात। आइए, द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज accomplished in the time food remains in the digestive tract. The process of digestion starts from the ingestion or intake of food in the mouth. From here food passes to other parts of digestive tract. Each of these parts of digestive tract except of esophagus, rectum and anus certain kind of digestive juice, and these juices are either secret by particular part of tract and poured from other organs or glands bodies such as liver and pancreas. These digestive juice contain chemical substance known as enzymes. कहने का मतलब है जब जब खाना जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जाता है वहाँ वहाँ पर एक एक प्रकार का जूस बोल दूं या फिर एंजाइम बोल दूं, सीक्रेट होते हैं जो हमारे खाने में मदद करते हैं, यानी खाने में नहीं, एक्चुअली खाने को पचाने में मदद करते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन विच हेल्प केमिकल रिएक्शन टू प्रोसेस फास्टर, है ना, जो हमारे में पाचन क्रिया होती है उसको वो क्या कर देते हैं, फास्टर कर देते हैं, तेज कर देते हैं। दे ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फूड सब्सटेंस विदाउट देमसेल्व्स अंडरगोइंग एनी चेंज, यानी मतलब बिना किसी चेंज के, है ना, ये क्या करते हैं, उस पाचन क्रिया को पचा देते हैं, अपने अंदर में कोई विशेष बदलाव नहीं करते हैं। आइए, ये कोई इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ नहीं था, सिर्फ एक मोटी सी एक जानकारी है कि खाना जैसे जैसे हमारे अंदर जाता है, यानी मुंह से पाचन क्रिया के अंदर प्रोसेस में आता है तो वहाँ पर सीक्रेट्स होते हैं और वहाँ पर उस खाने को पचाने में मदद होती है। आइए आगे नज़र डालते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, यानी खाने का पाचन एक्चुअली होता कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं व्हाट इज डाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब ये एक एग्जाम में आने वाला यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आइए, लेट अस नाउ हैव अ लुक एट ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी हम एक सरसरी नज़र पाचन क्रिया पर डालते हैं। डाइजेशन टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप एट वेरियस साइट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज यू विल लर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। कहने का मतलब ये बात आपको आ गई ना समझ में, तो बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है। अब बात करते हैं माउथ, यानी सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, यहीं तक है। इसके बाद खाने का एब्जॉर्प्शन होगा। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले माउथ से। माउथ क्या होता है एक्चुअली, माउथ के अंदर में जब हम सभी जानते हैं सबसे पहले खाना मुंह के अंदर में जाता है, और मुंह के अंदर में जैसे मैंने बताया 3 मेजर ग्लैंड्स होती हैं। जब तीनों ग्लैंड्स ग्रंथियों से जो सलाइवा है लार्ज सीक्रेट होती है, तो वहां से क्या होता है, खाना लुगदीदार बन जाता है और उसको चबा के खाना पेट में हम निगल लेते हैं। आइए क्या कहता है पैराग्राफ, नजर डालते हैं। एज यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, सही है, वेयर फूड इज च्यूड, चबाया जाता है, खाने को चबाया जाता है, बाय द टीथ एंड मिक्सड विद सलाइवा, जो मैंने बताया, सही है ना। वाइल द फूड इज स्टिल इन माउथ द एक्शन एक्टेड
अपॉन बाय एन एंजाइम अमाइलेज। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं बताना रह गया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। अमाइलेज क्या होता है? अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, खाने को हमारे को एनर्जी प्रदान करने में मदद करता है। अब कौन सी एनर्जी प्रदान करता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है, ये जानकारी मैं आपको यूनिट 3 में दूंगा, क्योंकि यूनिट 2 में इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए अननेसेसरी का उसमें डाल डाल के सामान को, एक तो वीडियो लेंथी हो जाता है और दूसरा जो चीज दे ही नहीं रखी है बुक में उसको क्यों इंडोर्स करना बिना मतलब का। ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारे पास में विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है एंड पार्शियली डाइजेस्ट देम ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। खैर एक लाइन इसमें दे दिया गया है तो इस पर नजर डालते हैं। एक्चुअली अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पर को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट वही एक न्यूट्रिएंट्स है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 5 जो है सिमिलर फीचर्स की कैटेगरी में डिवाइड करके रखा। तो कार्बोहाइड्रेट को इसको क्या करता है, छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ देता है। अब किस किस यूनिट में तोड़ता है वो यहां पर जिक्र नहीं दिया है, इसलिए उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, इसका जिक्र यूनिट 3 में होगा। आइए बात करते हैं आगे। स्टमक, स्टमक मतलब पेट। मैंने आपको डायग्राम में बताया था एक बैलून टाइप का जो था कि वो हमारे पास में स्टमक है, यानी पेट है। द च्यूड फूड मिक्स्ड विद सलाइवा देन पासेज इनटू स्टमक थ्रू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ईसोफेगस। मैंने आपको बताया था एक ईसोफेगस एक नली जैसा है, सीधा आपने देखा था डायग्राम में, नहीं देखा तो एक नजर डाल देते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारे पास में ईसोफेगस, ट्यूब लाइक बिल्कुल स्ट्रक्चर है सीधा। इस ईसोफेगस में खाना क्या होता है, पेट के तक पहुंचता है, इस ईसोफेगस के रास्ते पहुंचता है स्टमक के अंदर में। तो यहां पे क्या होगा, हेंस इट गेट मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन स्टमक कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। देखिए मुंह के अंदर में आपने पढ़ा कौन सा जूस होता है या कौन सा एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, अमाइलेज होता है, और पेट के अंदर में जैसे ही पहुंचा तो गैस्ट्रिक जूस हो गया। दोस्तों मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, आपने पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने आते हैं उन सबको नोट डाउन करना है, तभी जाकर के आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। खैर मैं एक क्रीमी बिल्कुल शॉर्ट में एकदम पीडीएफ फाइल मैं आपको आपके नंबर पे व्हाट्सअप कर देता हूं, आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझसे मांग सकते हैं। इस सब में से बिल्कुल इसी बुक के अंदर से जो है एकदम अच्छे अच्छे सामान निकाल करके मैंने उसमें एक पीडीएफ बना रखा है, मैं उसको इसमें भी डाल दूंगा, आप कहेंगे तो मैं इसके अंदर भी डाल दूंगा, चैनल के अंदर भी, नहीं तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नजर डालते हैं, जैसे खाना मुंह के अंदर था तो आपने देखा अमाइलेज जो है आया खाने के साथ में, जिसने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया। इसके बाद हमारे पास में जैसे पेट के अंदर पहुंचा तो गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया। तो बिसाइड्स एंजाइम विद एंजाइम एंड वाटर, गैस्ट्रिक जूस आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बोलते हैं HCl। ये क्या है हमारे पास में, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एक तरह का तेजाब होता है। आपने देखा होगा जैसे ही हम खाना खा लेते हैं करीब आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद हम खाना, जब उल्टी आ जाती है हमें किसी कारणवश, तो आपने देखा होगा कैसा सड़ा हुआ खाना निकलता है। ऐसा खाना अगर हम नॉर्मली बाहर रख देते हैं तो इतनी जल्दी तो खाना खराब नहीं होता है, उसमें से ऐसी तो गंदी स्मेल सी नहीं आती है, बट उल्टी करने के बाद आती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये एक तेजाब है, खाने को तुरंत ही गलाने का काम कर देता है। ठीक है, तो विच मेक्स इट एसिडिक इन नेचर, इसका जो नेचर है एसिडिक नेचर कर देता है उसको। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर एसिडिक नेचर क्या होता है, एल्कलाइन नेचर क्या होता है, ये सारे नेचर्स आपको पता होने चाहिए। पीएच वैल्यू क्या होती है, अगर नहीं पता है तो आपको ज्यादा इसमें वैसे मूड मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जो हम स्टडी कर रहे हैं वो डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, बहुत ज्यादा इससे इसका संबंध नहीं है अभी के लिए। अगर आगे बुक में है तो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है दोस्तों, मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट द फूड इनटू ए थिन सूप लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको जैसे बताया
सूप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कहने का है जब हम उल्टी करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, आपने देखा होगा जूस जैसा बन जाता है हमारे खाने का, है ना, उसको गला देता है, सड़ा देता है बिल्कुल खाने को बहुत ही जल्दी। तो उसी को यहाँ पे जिक्र किया गया कि सूप लाइक कंसिस्टेंसी उसकी हो जाती है। कंसिस्टेंसी मतलब समझते होंगे कि मतलब उसका मीडियम कैसा, जैसे लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, इसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं एक्चुअली। तो उसकी सूप लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है, यानी कुछ हार्ड नहीं रह जाता है, पतला पतला टाइप में हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स एन एंजाइम विच एक्ट ऑन प्रोटीन एंड ब्रिंग अबाउट देयर पार्शियल डाइजेशन। अदर न्यूट्रिएंट्स इन फूड रिमेन केमिकली अनचेंज्ड। मेरी बात आपको समझ में आई? जो गैस्ट्रिक जूस है एक्चुअली वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस कंटेन एन एंजाइम विच एक्ट ऑन प्रोटीन, यानी गैस्ट्रिक जूस किस पे एक्ट करता है, प्रोटीन पर। आपने देखा मुंह के अंदर में जो अमाइलेज था उसने एक्चुअली प्रोटीन पर कोई काम नहीं किया था, प्रोटीन पर काम हमारे पास में गैस्ट्रिक जूस ने किया है। और जो बाकी के वो रह गए हैं, जैसे फैट रह गया और कुछ रह गए, वो सारे अनचेंज्ड हैं, उसके अंदर में इसने भी कोई काम नहीं किया है। देखो केमिकली अनचेंज्ड है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो हाफ पाचन है, यानी थोड़ा बहुत पाचन है, वो मुंह के अंदर हो जाता है, और स्टमक यानी पेट के अंदर में प्रोटीन का थोड़ा सा पाचन हो जाता है। इसने क्लियर जिक्र किया कि पार्शियल डाइजेशन है, पार्शियल यानी मतलब पूरा नहीं हुआ कि पेट के अंदर में प्रोटीन पूरा ब्रेक डाउन हो गया और सीधा ब्लड के अंदर में चला जाएगा। एक उम्मीद करता हूं इतनी तो आपको पता होगा ना कि खाना जो होता है हमारा, खाने से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो ब्लड में जाते हैं और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। छोटी आंत किसे कहते हैं, चलिए एक नजर डायग्राम पर भी साथ साथ हम मारते चलते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। देखो यहां तक अब हमारा खाना पहुंच गया, इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो मैंने पहले दिखाया था आपको डायग्राम। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहती है, द नेक्स्ट स्टॉप इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला खाना जो ठहराव लेगा वो कहां लेगा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। द पार्शियली डाइजेस्टेड मास ऑफ फूड पासिस फ्रॉम स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो सबको पता है कि पेट के बाद यानी स्टमक के बाद से खाना कहां गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में गया है। द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉट ओनली कंटेन इंटेस्टाइनल जूस, एक्चुअली आपको याद है माउथ के अंदर में अमाइलेज था, यानी जो स्टमक के अंदर में गैस्ट्रिक जूस था, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में इंटेस्टाइनल जूस आ गया। देखिए ये ठीक है। बट ऑल्सो सीक्रेट फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, यानी लीवर और पेनक्रियाज भी अपना क्या करते हैं, जूस रिलीज करते हैं। जो लीवर से निकलने वाला वो है क्या बोलते हैं, जूस, उसको हम बोलते हैं बाइल, और जो पेनक्रियाज से निकलने वाला है उसको बोलते हैं हम पेनक्रिएटिक जूस। बात आ गई आपको दोस्तों समझ में? यानी इंटेस्टाइन के अंदर में कितने जूस मिक्स हो गए, एक तो इंटेस्टाइन का खुद का हो गया इंटेस्टाइनल जूस, भाई वहीं पेनक्रियाज ने भी अपना जूस रिलीज कर दिया जिसको हमने पेनक्रिएटिक जूस बोल दिया, और लीवर ने जो रिलीज किया उसको हमने बाइल बोल दिया, बाइल जूस बोल सकते हैं। तो यहां पे हमारा पाचन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा हुआ। देखो इसी में मैं आपको बता देता हूं, इसने भी यहां पे जिक्र किया है कि बाइल एड्स इन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, यू विल लर्न अबाउट द बाइल इन फैट डाइजेशन यूनिट 3। देखो ये रहा, यानी सारी चीजें एक ही यूनिट में नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, अगली यूनिट में जो चीजें जिस यूनिट में आएंगी उस चीजें में पढ़ते रहेंगे। आइए बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, यानी बड़ी आंत क्या होती है। The food which is not absorbed in small intestine along with large amount of water passes on to large intestine। मतलब क्या है, जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं पचा, बच गया, जो मटेरियल, जो आइटम, कुछ भी कह लो जिस भाषा में आपको समझ में आता है, जो रह गया वो क्या हो गया हमारे पास में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में आ गया। हियर मोस्ट ऑफ द एक्सेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब, मतलब यहां पर जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में जो वाटर आता है वो कई बार काफी ज्यादा मात्रा में आता है। आपने एक चीज नोट करी है कभी,
मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको लेटरिन लग रही हो, तो अगर आप सुबह उठे, एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, आपको लेटरिन लगी, आपने लेटरिन की, फ्रेश हुए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा उसकी कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड होगी आमतौर पर, जिनका पाचन क्रिया सही है, मैं उनके लोगों की बात कर रहा हूं। पर अगर वो बंदा किसी कारणवश फ्रेश नहीं हो पाता है, कहीं लेट हो जाता, कोई भी रीजन रहने दो, तो कुछ घंटों के बाद हो सकता है कि उसकी जो फीकस है यानी लेटरिन है इतनी टाइट हो जाती है कि वो उसको करने में भी दिक्कत आती है, फिर वो ऐसे तकलीफ में होता, परेशान सा हो जाता है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली जो वाटर है, जो मैंने इसमें जिक्र किया गया, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो वाटर है जो उस फीकस का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो निकला लार्ज इंटेस्टाइन में आया, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, तो वाटर को दोबारा शरीर वापस खींच लेता है, और हमारा जो वेस्ट मटेरियल कहूंगा, लेटरिन कहूंगा, वो टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। आया दोस्तों समझ में? इसलिए किसी ने भी कहा है कि हमें फ्रेश जो होना है वो हमेशा समय से होना चाहिए, हमें खाना भी समय से खाना चाहिए, हर प्रक्रिया हमारी जो है समय से करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको सुबह लग रही है, दोपहर को कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, 12 बजे कर रहे हैं, 1 बजे कर रहे हैं, अपने समय से कर रहे हैं, जब लग रही तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना, वो आपकी बॉडी के लिए ही नुकसानदेह। आइए दोस्तों आगे नजर डालते हैं। रिमेनिंग वाटर एंड सॉलिड मैटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एज फीकस। बिल्कुल वही बात बोली है इन्होंने, जो रिमेनिंग वाटर है यानी जो कुछ लार्ज इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करना था वो तो कर लिया, अब जो बचा कुचा मेटीरियल पानी है, यानी मतलब देखो जब हम मैं फीकस की बात करूंगा, लेटरिन की बात करूंगा, जो आपका तो कुछ तो गीला होना चाहिए ना भाई, कुछ तो उसके अंदर में वाटर होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि बिल्कुल सूखा रहे, ड्राई रही, तो आप एक्सक्रीशन करेंगे तो कैसे हो पाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो जो रिमेनिंग वाटर है एंड सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल इसने फीकस के बारे में बात किया, लेटरिन को ही इसने सॉलिड मटेरियल बोला है, इस इलिमिनेटेड बाहर निकल जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी एज फीकस। फीकस मतलब वही है लेटरिन, यानी लेटरिन के रास्ते लार्ज इंटेस्टाइन के बाद से बाहर आ जाता है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, हमने पाचन की इस प्रोसेस को पढ़ा, अच्छे से समझा, और अगर आप कहेंगे कि भाई क्या हमारे अंदर में हर समय लेटरिन रहती है, कि हम लेटरिन कर लेते हैं तो क्या हम पूरी तरह से जो है फिकस नहीं होता है क्या बॉडी में? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी में हर समय चलने वाली प्रक्रिया, नहीं हमारे अंदर हर समय फिकस रहता है। आया बात समझ में? और हम हर समय कुछ कुछ खाते रहते हैं, चाहे भले ही हम मत खाएं हर समय पे, परंतु प्रोसेस तो डाइजेशन की हर समय चलते ही रहती है ना भाई। तो इसलिए ये हमारे पास में डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया है जो आपने नजर डाली। आइए अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी एब्जॉर्प्शन मतलब होता है सोखना ऑफ फूड का, खाने को सोखते कैसे हैं एक्चुअली। यू वुड हैव रियलाइज्ड बाय नाउ दैट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे आपने पढ़ा, समझा कि जो 3-4 एंजाइम्स थे वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हुए और वहीं से एब्जॉर्प्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में खाली वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है, बाकी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है, क्योंकि सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पच चुका होता है, और जो वेस्ट बचता वही बाहर निकलता है। आया बात समझ में? तो द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी यूज्ड फॉर बॉडी ओनली, यानी जो आपको बात आ रही है नहीं समझ में, बॉडी के द्वारा उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। व्हेन दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम, यहां से आया ना आपको समझ में? मैंने बताया ना आपको कि जो भी आपका ब्रेक डाउन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ, फैट्स का ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हुआ, वो सारा ब्रेक डाउन हो करके एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ब्लड में जाकर के मिल जाते हैं और वो हमारे शरीर में पूरे में फैल जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड एंड न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल टू वॉल टू ब्लड स्ट्रीम इज टर्म्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यानी समझ में आया ना बात? यानी जो उसके पास में ब्लड स्ट्रीम होता है उसी को के अंदर मिक्स हो जाता है, और उसी को हमने बोला है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। The wall of small intestine is made up of numerous folds and finger-like projections known as villi। बहुत इंपॉर्टेंट है।
विलाई क्या होता है एक्चुअली, एक फिंगर लाइक, आपने केकड़ा जैसा देखा है, केकड़े के अंदर में जैसे उसकी टांग वांग सी फैली रहती है चारों तरफ, उसी प्रकार से विलाई होता है, उनको विलाई बोला गया है। वो विलाई क्या होता है, एब्सॉर्ब करने का जो एरिया है उसको बढ़ा देती है और वो उसको एब्सॉर्ब करके सोख लेता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज विलाई ट्रिमेंडसली इंक्रीज द टोटल एरिया फ्रॉम विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। यानी आया ना बात समझ में। द मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अपर, ये इसमें है लोअर पार्ट अपर पार्ट ऐसे है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है। तो इन्होंने बताया हमारे सामने कि जो है अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रो सम ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लोअर पोर्शन, यानी कुछ तो लोअर पोर्शन से होता है एब्जॉर्प्शन और कुछ हमारे पास में अपर पोर्शन से होता है, अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन यहां से होता है। बात आई समझ में। आइए एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया सेम डायग्राम ये है। देखो माउथ दे रखा है, ये फूड है, हमने फूड खाया, यहां से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हाँ नहीं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो है ही ये पूरा, इसके बाद ये ईसोफेगस हो गया, ये ईसोफेगस हो गया यहाँ से यहाँ तक, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद यहाँ जिक्र नहीं किया है क्योंकि यहाँ एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं दिखाया गया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन पे जोर डाला गया, इसलिए डायग्राम इस तरह से दिखाया गया। तो अब देखो जैसे माउथ के अंदर में गया, देखो फूड रिड्यूस इन साइज, आप हर चीज पर नजर डालना, बाय ईटिंग, है ना, स्टार्ची फूड्स पार्शियली डाइजेस्टेड। देखो मतलब कहने का है कि जो हमारे पास में पार्शियली डाइजेशन हो जाता है, कैसे, जो अमाइलेज होता है, मैंने आपको ऊपर समझाया था, अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पार्शियली डाइजेशन कर देता है। और स्टार्च किस किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये हमारे पास ग्लूकोज में, जो ग्लूकोज इसका क्या है, छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा वाला। डिटेल्स ज्यादा यूनिट 3 में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी जानकारी देते चलते हैं। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज में टूट जाता है। आइए आगे बात करते हैं। ये सलाइवा यहां से मिक्स हो गया, गैस्ट्रिक जूस आपने पढ़ा ऊपर कि गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है स्टमक के अंदर में। यहां हम बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। देखो मैंने बताया आपको स्टार्ची फूड था, इसमें ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। स्टार्च किस में हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता, सॉरी, एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स में, जो प्रोटीन्स होता है वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, वो बाद अब आ चुका है आपके सामने। स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदलता है, एंड फैट मैंने नीचे दिखा दिया क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया था कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, यानी कुछ नाम नहीं दिया गया था एक्चुअली। फैट होता है ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। बात आ गई समझ में आप दोस्तों। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको जो 5 भागों में बांटा हुआ था, वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता उनका ब्लड के अंदर में, ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, जो ब्लड के अंदर में मिक्स हो सकते हैं। तो स्टार्च ग्लूकोज, प्रोटीन अमीनो एसिड्स, फैट हमारे पास में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। दोस्तों मैंने एक ही बात को इसको 2-3 बार आपको समझाया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कुछ भी फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कहाँ से आता है, ये है वो सारी चीजें। फैटी एसिड्स क्या है, इसलिए इसको आपने पक्का बड़े ध्यान से ध्यान रखना है कि किस में क्या टूट जाता है। आइए यहां बात करते हैं, जो फूड मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस, सबको पता है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर में ये जो मिक्स हो जाता है क्या, तो प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। आपको अच्छी तरह से याद है जो हमने ऊपर जिक्र किया था कि प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन वहां हो जाता है। पेनक्रिएटिक जूस, बाइल, इंटेस्टाइनल जूस, आपको याद है जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में आ जाता है तो पेनक्रिएटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल का तो खुद का जूस था, पेनक्रियाज ने रिलीज किया पेनक्रिएटिक जूस, लीवर ने रिलीज किया था बाइल जूस। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये यहाँ पे मिक्स हो जाता है और खाने का पाचन होता है। वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको सबको पता है कि मैंने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में
वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। और अनडाइजेस्टेड फूड, देखो अनडाइजेस्टेड फूड मेनली सेल्यूलोज। अब आप कहेंगे सेल्यूलोज क्या होता है? एक्चुअली सेल्यूलोज को मैं थोड़ी सी आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। जो स्टार्च होता है, तो क्या होता है हमारे पास में, स्टार्च की बात नहीं कर रहे हैं अभी, अभी हम सेल्यूलोज को ही बता देते हैं। सेल्यूलोज के अंदर में क्या होता है, चलिए एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। अगर इस यूनिट के अंदर में है वो डायग्राम तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो बिल्कुल करेक्ट है, इस यूनिट में ये रहा आपके पास में सेल्यूलोज और स्टार्च, जिसको मैं जिक्र कर रहा था, इसलिए मेरे मुंह से स्टार्च निकला था क्योंकि दोनों का समझना जरूरी था। देखो ये है स्टार्च और ये है सेल्यूलोज। तो स्टार्च, मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके आपको इजी, ताकि ये दोनों पिक्चर एक साथ रहेंगे तो समझना आसान होगा। ये देखो आपको समझ आ रहा है, ऊपर ये स्टार्च है और ये सेल्यूलोज है। ये देखो, तो ग्लूकोज 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 देख रहे हैं आप, सारे ग्लूकोज से ही मिलकर बना है स्टार्च, और ग्लूकोज ग्लूकोज से ही मिलकर बना है सेल्यूलोज। तो आपने जब मैंने बात किया था ऊपर के स्टार्च तो जो है ब्रेक डाउन हो गया, सेल्यूलोज में ब्रेक डाउन हो गया, फिर ये सॉरी स्टार्च ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में जो है वो हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई उसकी, जबकि सेल्यूलोज की क्यों नहीं हुई, जबकि ये भी तो ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बना है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो इनका इंटरलिंक है आपस में, ये स्टेट है, STRAIG, स्टेट बोलते ना, स्टेट सीधा, ये सीधा वाला बॉन्डिंग है इनका। देखो तो इसलिए इनके पास में इनका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकता है, पर ये देखो ये कैसा टेढ़े मेढ़े, तो इनका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं हो पाता है, इसलिए ये वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फल खाया, कुछ भी खाया, तो उसके अंदर में जो स्टार्च था वो ह्यूमन बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो सेल्यूलोज टाइप में था वो फीकस यानी लेटरिन के रास्ते शरीर से बाहर हो गया। आइए वापस चलते हैं अपने उसी मुद्दे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं, आइए दोस्तों हम ये देखो, हम पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये सबको पता है। यहां पर क्या हुआ देखो, विटामिन जो पता है सबको सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज स्टार्च को तोड़ तोड़ करके बना, मिनरल्स डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सबको पता है। अमीनो एसिड्स हमने देखा आपके पास में, जो अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन था ये कैसे हुआ था, प्रोटीन से हुआ था, आपको याद है अच्छी तरीके से, ये देखिए। फिर है हमारे पास वाटर, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता, और फैटी एसिड्स, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, फैटी एसिड्स प्लस में ग्लिसरॉल फैट से निकला है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। यानी जब हमने छोटे छोटे में ब्रेक डाउन कर लिया, तो ये क्या देखो, ये न्यूट्रिएंट्स की सिंपल फॉर्म है, यानी इसको जोड़ जोड़ करके एक बड़ा न्यूट्रिएंट्स बनता है। ये सबसे छोटा है, ऐसे समझो जैसे गेहूं से पिसा हुआ आटा, यानी आटे को हम खा सकते हैं पर गेहूं को डायरेक्ट नहीं खा सकते। तो ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से ये सारी चीजें, ये क्या है हमारे पास में, गेहूं 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 है, हमने उसको पीस के आटा बना दिया, यानी हमने अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें बना दी जो ह्यूमन बॉडी में एब्सॉर्ब हो सकती हैं। आइए अब बात करते हैं हम कि जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ये मटेरियल आ गया, इस मटेरियल को, ये ब्लड एक्चुअली क्या है, बस है, ब्लड के रूप में फॉर्म में दिखाया गया, एब्जॉर्प्शन कर लिया ब्लड ने इसका, और तुरंत ले गया कहाँ, देखो ये अपने पास में, ये देखिए मसल्स सेल, सही है, यानी मांसपेशियों की जो सेल है वहां, नर्व सेल्स में ले गया, किडनी सेल्स में ले गया, और लीवर सेल्स में ले गया, यानी बॉडी सेल्स में ले गया, जितनी भी बॉडी की सेल्स है वहां पे पहुंचा दिया, और हमें एनर्जी प्रदान हो गई। आ गई दोस्तों बात समझ में? आइए बात करते हैं अब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। हाउ फूड इज यूटिलाइज्ड, यानी खाने का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे इसको यूटिलाइजेशन, उपयोग में लाई जाता है। आपने सबने अभी पढ़ा है अच्छी तरह से। देखो सबसे पहले हम 3 टर्म पर ध्यान देते हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इन्हीं को आपने याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पक्का आने वाला क्वेश्चन है। बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, इज ए जनरल टर्म, एक जनरल टर्म है ये,
It is just small words referring to all chemical changes that takes place in cells after end product of digestion are absorbed. जैसे ही डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन होता है तो आपको सबको पता है कि जो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स है वो टूट टूट कर छोटे में बन जाते हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू, देखो ये रहा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल वंस। यानी मतलब छोटे छोटे मिलकर के बड़ा बनाते हैं और बड़े बड़े मिलकर के छोटा बनाते हैं। इसी टर्म को, इसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। यानी दोनों को एक साथ मिलाकर के हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब एनाबॉलिज्म एक एक करके समझते हैं। एनाबॉलिज्म क्या है? रेफर टू केमिकल चेंज बाय विच सिंपल सब्सटेंस आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर कॉम्प्लिकेटेड वन। यानी मतलब छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर के जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड को बनाते हैं उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो टूट टूट करके सिंपल कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती रहती है। यानी हम एक सिंपल शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, दोनों शब्दों को इस्तेमाल ना करके मेटाबॉलिज्म, कि ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती रहती है। आपने आमतौर पर सुना भी होगा शब्द मेटाबॉलिज्म। तो दो शब्द ना यूज करके हमने एक ही शब्द बना दिया था मेटाबॉलिज्म। पर अगर ये आ जाए कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एंड डिफाइन 2 नंबर का 4 नंबर का, तो आपने मेटाबॉलिज्म के साथ साथ में इनको 2 में डिवाइड कर देता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कि भाई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को तोड़ के बड़े बनाए जाते हैं। ये है हमारे पास में प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? सबको पता है कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है जो हम खाने से प्राप्त करते हैं। कोई इसमें अब कंफ्यूजन तो रह नहीं गया होगा या आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है। द टर्म कार्बोहाइड्रेट रेफर टू लार्ज फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ये आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वो मेटीरियल या वो पदार्थ या वो न्यूट्रिएंट जिसके अंदर में कार्बन कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड? कार्बन, यानी सी कंपाउंड होता है। एक्चुअली अगर हम इसकी बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? CH2O ये है, ठीक है, इन ब्रैकेट N है इसमें। इसका मतलब क्या है? N तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितने नंबर ऑफ मिले। C मतलब कार्बन, हाइड्रोजन के 2 अणु और 1 ऑक्सीजन का, तो इसको हमने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट। आइए बात करते हैं 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो जैसे मैंने आपको बिल्कुल बताया, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इनसे मिलकर के हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है। तो आप जहां भी देखते हैं याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। यानी जिस कंपाउंड के अंदर में ऑर्गेनिक यानी कार्बन आ रहा है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, और जिसमें सी नहीं है यानी कार्बन नहीं है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं कि क्या वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक, बताओ। H2O ना वाटर का फॉर्मूला, तो वाटर क्या है? वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर में सी कहीं नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? इनऑर्गेनिक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी। आइए अब बात करते हैं आगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इसमें देखिए इस बॉक्स के अंदर में जो दिया हुआ है उसको हमें नजर डालना है कि भाई एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हम किस चीज को बोलते हैं। देखिए केमिकली आर न्यूट्रिएंट्स मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो देयर आर अराउंड 103 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, सम ऑफ दीज इसेंशियल्स फॉर लिविंग सेल्स, है ना। 103 क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जिसमें से कुछ ह्यूमन बॉडी के लिए इसेंशियल हैं। दीज इंक्लूड्स हाइड्रोजन, आपने देखा होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एटम। देखिए एटम क्या है, एक बार नजर डालो, देखो केमिकली ऑल न्यूट्रिएंट्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है।
और हमारे पास में दीज हाइड्रोजन, ये तो हो गए सारे एलिमेंट्स सारे, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, यानी जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो एटम्स से मिलकर के बनते हैं। एटम्स आर वन ऑफ द कंबाइन विद एटम, है ना, एटम एटम से मिलता है तो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। समझ में आया? नोट दैट एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी मतलब जैसे दो एटम्स आपस में मिल जाते हैं, मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गया, यानी हाइड्रोजन के दो अणु और इसका अपना ऑक्सीजन का एक अणु अगर मिल गया, यानी वाटर मिल गया, तो अब वाटर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। खैर एक ही अलग बात है कि हमने मान लो हीट लगाई, उसको एवोपरेट कर दिया, उसके अलग अलग अणु कर दिए, वो एक अलग चीज है, बट हम नॉर्मल मैकेनिकली उसको पानी को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, यही इसमें बताया गया है। नोट दैट एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में वाटर हो गया, इस कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एटम्स हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया दोस्तों? ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट ए फ्यू लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉरी, जिसके अंदर में होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ऑल अदर कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। आपको आया ना समझ में बात? यानी जिसके अंदर में कार्बन नहीं होता है उसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं, जिसके अंदर में कार्बन होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दीज डेफिनेशंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, एंड मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने याद रखना है, वाटर देखो बिल्कुल क्लियर दे दिया यहाँ पे, वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी मिनरल्स एंड वाटर्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारी चीजें आपने नोट करते हुए चलना है। कार्बोहाइड्रेट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स, यानी प्लांट के जो प्लांट से जो हमें खाना प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि भाई यार खाने तो हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि प्लांट से जो खाना प्राप्त होता है? नहीं, एक्चुअली कुछ खाना मांसाहारी भी होता है, यानी नॉन वेज भी होता है। जैसे हमने किसी मुर्गे को खा लिया, बकरे को खा लिया, तो वो प्लांट फूड्स कहाँ रह गया, वो तो एनिमल फूड्स हो गया ना भाई, यानी एनिमल को काट के खा लिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमको मिलेगा वो सारा प्लांट फूड से मिलेगा। दे आर मेनली प्रेजेंट इन दीज फूड्स इन फॉर्म ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड कॉल्ड शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। इंपॉर्टेंट है, यानी पेड़ों से जो हम खाना प्राप्त करेंगे वो या तो हमें शुगर के फॉर्म में प्राप्त होगा, स्टार्च के फॉर्म में प्राप्त होगा, या फिर फाइबर के फॉर्म में प्राप्त होगा। ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ some basic simple units. One prominent example of basic unit is glucose. है ना वही ग्लूकोज, यानी कि जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की वो ग्लूकोज है हमारे पास में। अदर एग्जांपल आर फ्रक्टोज एंड गैलेक्टो, इसके बारे में बाद में बात। एक्चुअली जो टेबल शुगर होती है, चलो हल्का सा बता देता हूं। जो टेबल शुगर, एक ग्लूकोज का वो ले लो, क्या ग्लूकोज ले लिया आपने, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस इसमें जोड़ देता हूं मैं क्या, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज FRUCTOSE, जो ये फ्रक्टोज हो गया, ये बन गया हमारे पास में चीनी, जो हम खाने में मिलाते थे, अपने दूध में मिला के पीते होंगे, या घर में जो भी टेबल शुगर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एक्चुअली हमारे पास में ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज को मिलकर के बनती है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं आगे। ऑल दीज टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारी जो कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर, है ना, स्टार्च, फाइबर्स, कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज अवेलेबल और नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होता है नोट डाउन करेंगे आप। कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर्स एंड स्टार्च आर डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन बॉडी। देखो जो शुगर है और स्टार्च है, आपको याद होगा शुगर अभी मैंने बताया था किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। नहीं याद है कि देख लो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर मैंने बताया था शुगर बनता है। एंड स्टार्च किससे बनता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ग्लूकोज ग्लूकोज एक स्ट्रेट बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं, तो उससे हमारे पास में स्टार्च बनता है।
पर फाइबर जो होता है, यदि फाइबर कह लो सेलुलोज कह लो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेलुलोज ही है हमारे पास में। तो जो सेल्यूलोज होता है ये क्या करता है हमारे पास में, ये जो सेल्यूलोज है ये डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर्स एंड स्टार्च, देखो स्टार्च हो गया एंड शुगर्स होगा, आर डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन, है ना, डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड हेंस कैन बी मेड अवेलेबल टू द बॉडी फॉर इट्स फंक्शनिंग। मतलब शुगर का और स्टार्च का डाइजेशन कर करके अपनी बॉडी में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे लिए अवेलेबल हो सकता है, उसको हमने बोला है अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। बात आया ना समझ में दोस्त। तो शुगर और स्टार्च का हो गए अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। सेल्यूलोज एंड सर्टेन, देखो बिल्कुल क्लियर दिखा दिया यहाँ पे, सेल्यूलोज यानी फाइबर को सेल्यूलोज बोल दिया गया। सेल्यूलोज एंड सर्टेन अदर लार्ज carbohydrate molecules which cannot be digested in human digestive tract are collectively referred to as non available carbohydrates। यानी उनको क्या बोला गया हमारे पास में, नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स बोला गया, नहीं जिनका पाचन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। आइए बहुत सुंदर अलग अलग उसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं टॉपिक्स पे। अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या है हमारे पास में, फूड सोर्सेस। देखिए फूड सोर्सेज में हमारे पास क्या होगा, विच फूड प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। फूड सोर्सेज में अगर हम नजर डालें कि भाई कौन से फूड से क्या मिलने वाला है हमें, तो वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। देखो फूड सोर्सेज, विच फूड प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द लिस्ट इंक्लूड्स सीरियल्स एंड मिलेट्स। आपको आया ना बात समझ में, सीरियल्स और मिलेट्स से हम इसको ले सकते हैं, रूट्स एंड ट्यूबर्स से ले सकते हैं। इसकी जो समरी है वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, यानी टेबल इसको कैसे हैं। सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स हो गए, स्वीटनर्स हो गए लाइक केन, शुगर, है ना, और अपना जैगरी हो गया, गुड़ वगैरह हो गया, हनी, ये सारी चीज़ें आप टेबल 2.1 में देखेंगे। आगे 2.1 टेबल एक बार आपसे नज़र लगवा देता हूँ। 2.1 टेबल, हाँ टेबल ये रही 2.1, ये रही टेबल 2.1, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देखो अभी जो मैंने बताया, जैसे शुगर हो गया, है ना, सीरियल्स हो गया, रूट एंड ट्यूबर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, है ना, तो इन सब के अंदर में कितना कितना कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ फूड। देखो मैंने इसको थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए ये यहाँ पे लिख दिया, जिसको अगर बाई चांस नहीं पता हो किसको क्या बोलते हैं। जैसे केन शुगर को बोलते हैं हमारे पास में गन्ना की चीनी, ठीक है। हनी किसको बोलते हैं, शहद। आ रहा ना समझ में दोस्तों। जैगरी गुड़, वीट गेहूं, राइस चावल, पोटैटो आलू, स्वीट पोटैटो शकरकंद। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप पूरी टेबल को पढ़ सकते हैं। आइए ऊपर हम वापस चलते हैं बिना समय गवाए हुए। यहां तक हमने पढ़ा। अब मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका था, मैं आपको एक्चुअली टेबल शुगर किसको बोलते हैं जो मैंने बताया था, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपने ऊपर पढ़ा। इट इज मेड अप ऑफ यूनिट ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज, यानी चीनी बन गई है हमारी, जो हम चीनी दूध पानी में मिलाकर के पीते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यानी अगर देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आपने देखा, यहीं से उसको मैं समझा देता हूं आपको। एक्चुअली जो आपकी टेबल पर रखी हुई शुगर है उसको ब्रेक डाउन 2 में किया और फिर इस 2 से मिला के चीनी बना दी। आइए वापस नजर उसी जगह पर डालते हैं, समझना आपको बहुत आसान होगा। देखो अगर हमने क्या किया है, सिंपल सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन विच सिंपल सब्सटेंस आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर कॉम्प्लिकेटेड, यानी सिंपल सब्सटेंस से हमने क्या बनाया था, कॉम्प्लिकेटेड बनाया था। यानी मतलब
ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से अगर चीनी बनी तो उसको बोला हमने एनाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स से छोटे छोटे बना दिए, यानी चीनी से हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना दिए, तो ये हो गया एनाबॉलिज्म। समझ में आ गया दोस्तों? ये रहा, यहाँ पे छोटे छोटों से बड़ा बनाना, बड़े बड़े से छोटा बनाना, और इस सारी प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। स्टार्च जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बनता है, स्ट्रेट लाइन से, आसानी से डाइजेस्टेबल है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेलुलोज अपना स्ट्रेट नहीं होती हैं, ये अपने पास में कॉइल टाइप की, आप देख लो टेढ़ी मेढ़ी, उससे बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। इससे क्या हुआ है हमारे पास में, इसका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं हो सकता। पर आप कहेंगे तो फिर कहाँ होता है इसका डाइजेशन, अगर होता है। खैर सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एनिमल के अंदर में ये होता है। आपने देखा होगा गाय भैंस बकरी ये सारी चीजें पत्तों को खा लेती हैं, हरे पत्तों घास को खा लेती हैं, एक्चुअली सेल्यूलोज होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है इसके, पर मन में आया और तो मैंने बता दिया इस बात को कि भाई कहीं स्टूडेंट्स को ये डाउट ना हो जाए क्या, तो जब डाइजेस्टिबल है ही नहीं तो फिर ये आता ही क्यों है इस दुनिया में। एक्चुअली जो चीज जरूरी नहीं कि हर चीज ह्यूमन बीइंग के खाने के लिए हो, कुछ चीजें जानवरों को खाने के लिए भी होती है। तो सेल्यूलोज को जानवर खाते हैं और स्टार्च को ह्यूमन बीइंग खाते हैं। इसलिए मेरी सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि पशुओं को खाना नहीं खाना। कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे हल्का सा कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि शाकाहारी बनने का प्रयास करें। खैर ये भी शाकाहारी है, सेलुलोज घास पत्ते सब शाकाहारी में ही आते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं आपसे ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मतलब नॉन वेज को थोड़ा सा अवॉइड करिए अगर हो सके तो। बाकी आपकी इच्छा, आप कुछ भी खा सकते हैं, देश आजाद है, कोई सब तरह से खाने के लिए आ जाती है। खैर एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, ये आपने मैंने बताया, इन खाने के अंदर में कार्बोहाइड्रेट दबा करके होता है। कितना कार्बोहाइड्रेट है उतना आप देख सकते हैं, ये परसेंट लिखा हो, ये आपको पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि आपका जो मेन मकसद है पढ़ने का इसको, ये है हमारे पास में आप खुद बताएंगे, एज ए डाइटिशियन टाइप में बनेंगे आप, जैसे कि भाई कितना खाना है नहीं खाना है। तो आप कैसे पता चलेंगे जब आपको यही नहीं पता होगा कौन से के अंदर में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितनी एनर्जी ह्यूमन बीइंग को चाहिए, एक अडल्ट के लिए कितनी किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है, एक अडल्ट फीमेल के लिए कितनी, अडल्ट मेल के लिए कितनी, बच्चे के लिए कितनी। जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा ये सब पढ़ने के बावजूद भी। इसलिए आपको ये सारी जो चीजें टेबल्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, पक्का इनको आपने याद करना है अच्छी तरह से, या ये रट के करो या समझ के करो, वो आपके ऊपर है, बट आपको याद होना चाहिए। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं फंक्शंस। जो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस हैं, फंक्शंस क्या है हमारे पास में, देखो एनर्जी गिविंग फंक्शन है, प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शंस है, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट है। ये तीन फंक्शंस हैं हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी गिविंग फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए चीफ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू फर्निश, फर्निश मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, देना, फर्निश क्या, एनर्जी फॉर वर्किंग ऑफ बॉडी। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, मैंने जैसे आपको बताया, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका काम शरीर को एनर्जी देना होता है। यूनिट 1 में भी आपने पढ़ा था, बैठना उठना चलना फिरना, इस सारे में मदद हमारी कार्बोहाइड्रेट ही करता है। तो अब हम बात करें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। आया समझ में बात, कितना, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए जब आप किसी को पता नहीं है या किसी को आप देने वाले हो कि भाई मैं, मान लो एक पेशेंट है, चलिए 2 मिनट हम बातें करते हैं। अगर मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, यानी उसको रीनल की प्रॉब्लम है, और आप उसको डाइट बताने वाले हो कि भाई तुमने क्या खाना है, इस डिप्लोमा का जो मकसद है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से इसको कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। और एक हेल्दी, सच में आपको बता देता हूं, एक हेल्दी महिला के लिए 2000 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है, और एक अडल्ट वयस्क पुरुष के लिए 2500 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है। तो आपको 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से अगर 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, तो कितना उसको कार्बोहाइड्रेट देना है, ताकि उसको, अगर वो मेल है तो उसको 2500 किलो कैलोरी एनर्जी तक उसको मिल जाए। और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा इसमें से वो क्या खाना पसंद करता है ना। अगर यहां से आप उसको कार्बोहाइड्रेट चुन करके देते हो सकता है आप बोलोगे भाई शहद पी लो आप, ठीक है, आधा लीटर। एक बात बोल रहा हूं मैं, एक उदाहरण दे रहा हूं
तो हो सकता है सामने वाला शायद खाता ही ना हो, तो आपने इसमें से ये देखना वो क्या खाता है। मेरी तरह रोटी खाने वाला आदमी है क्या, कि कोई बिहारी है चावल खाने वाला? बुरा नहीं मानिएगा, माफ कीजिएगा, बात बोल रहा हूं, पर बिहार के लोग चावल ज्यादा खाते इसलिए मैंने बोल दिया इस बात को। तो जैसे बिहार का है क्या चावल खाने वाला, या कोई देसी है अपना गेहूं वगैरह रोटी वगैरह खाने वाला, या फिर कोई पोटैटो, मेरी बात समझ लो, इसमें से क्या खाना पसंद करता है ताकि उसको कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी दवा देने से पहले। तो अब देखो, जब आप डाइटिशियन का कोर्स करने वाले हैं, यानी इसको आप पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में आपको रखना है और डीप पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक में जल्दीबाजी की है, तो आप उसको मुझे दोबारा रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल नंबर पे मेरे पे आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप इसकी वीडियो दोबारा से डिटेल में बनाओ धीरे धीरे। एक्चुअली मैंने इसको जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि क्या हो जाए, आपका समय ज्यादा वेस्ट ना हो और अपनी वीडियो बहुत लेंदी भी ना हो जाए कि जो देखने वाले को बोरिंग हो। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। देखो कार्बोहाइड्रेट जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट जिस फूड में होता है, आपको पता चला, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लांट से जो अवेलेबल जितने भी फूड हैं उन सब के अंदर में कार्बोहाइड्रेट भारी मात्रा में होता है, टेबल में भी आपने देखा। तो ये सारा हमारे नेचर के अंदर में बहुत चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सबसे सस्ता होता है ना। मान लो हम कोई वैसा सामान खाएं कि भाई बहुत कॉस्टली लाएं कि भाई यहां से हम कार्बोहाइड्रेट गेन करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, क्योंकि प्लांट से जितनी हमें चीजें मिलती हैं वो सारी बहुत सस्ते में मिलती हैं। दे यूजुअली प्रोवाइड 60 to 70% ऑफ टोटल कैलोरीज इन आवर डाइट, ठीक है, 60 to 70%। द किलो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। अब आप कहेंगे किलो कैलोरी क्यों बोलते हो? एक्चुअली एनर्जी को मापने के लिए इसकी यूनिट है, यानी जैसे वजन को केजी में नापा जाता है, लिक्विड को अपने लीटर में नापते हैं। अब ऐसे तो नहीं कहते आप कि हम मुझे 1 केजी दूध दे दो, ये तो गलत है ना। आप बोलते हो मुझे 1 लीटर दूध दे दो, या मेरा वजन 80 लीटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरा वजन 80 केजी है, तो ऐसे बात होता है। तो इसको बोलते हैं हम यूनिट, जो उसके पीछे लगाया जाता है, जैसे 80 के पीछे लगाया, 1 लीटर लगाया, किलो लगाया, ग्राम लगाया, तो ये सारी यूनिट जो चीजें होती है को यूनिट्स बोलते हैं। तो जो एनर्जी होती है उसको जो नापा जाता है उसको किलो कैलोरी में नापा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एन इनसफिशियंट अमाउंट, देखो अगर पर्याप्त मात्रा नहीं है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, इन द डाइट, यानी अगर आपने खाना खाया उसके अंदर में आपने सफिशिएंट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी एक्चुअली इंसिस्ट करेगी, यानी दबाव डालेगी, जोर करेगी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फॉर रिलीजिंग एनर्जी इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम फॉर बॉडीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको याद होगा, आपने यूनिट 1 देखा होगा, तो मैंने उसमें यूनिट 1 में आपको बताया था कि जो प्रोटीन होता है उसका मेन काम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। उसको एनर्जी देना, उठने बैठने चलने फिरने, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस सब में प्रोटीन का काम नहीं होता बॉडी को एनर्जी प्रदान करना, इसमें काम होता है कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। परंतु जब हमने खाने में, यानी हमने कंप्रोमाइज डाइट खाई, यूनिट 1 में आपने ये शब्द भी सुना होगा कंप्रोमाइज डाइट का, अगर आपने कंप्रोमाइज डाइट ली तो बॉडी, भाई देखो बॉडी को मान लो जैसे मैंने बताया 2500 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो जब 2500 किलो कैलोरी चाहिए तो भैया बॉडी तो अपना गेन करेगी, लेगी, एब्जॉर्ब करेगी, चाहे उसको कहीं से भी मिले। जब कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में नहीं खाया तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी और प्रोटीन से उस एनर्जी को लेगी। यानी मतलब कहने का है, अगर जो बच्चा खाना नहीं खाता है ठीक से, प्लांट्स के से अवेलेबल उनको नहीं खाता है फूड्स को, उसकी हाइट कम रह जाएगी, बॉडी ग्रोथ कम होगी, कमजोर होगा, शरीर थका थका रहेगा। एक बंदा आपने देखा होगा, अरे सब कुछ खाता है, बोलते हैं अरे इससे तो खाता ही इतना ज्यादा है, तो बहुत का ज्यादा, हर तरह की सब्जी खा जाता है, कुछ भी दे दो वही खा जाता है। फिर आप देखो उसका बॉडी वेट और उसकी हाइट वेट वगैरह देखो, ताकत देखो उसके अंदर में डबल होती है उससे। उसका रीजन यही होता है कि उसका जो प्रोटीन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में गया, उसके शरीर को जो एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है, तो उसके अंदर तो
भाई नॉर्मली बहुत ज्यादा क्या होगी हमारे पास में, ग्रोथ होगी बॉडी। आइए आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इफ टेकन इन सफिशिएंट अमाउंट टू मीट एनर्जी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अगर आपने जो कार्बोहाइड्रेट है वो सफिशिएंट मात्रा में लिया है, भाई देखो कार्बोहाइड्रेट टेकन इन सफिशिएंट अमाउंट टू मीट एनर्जी, ठीक है, नीड ऑफ द बॉडी, यानी जितनी बॉडी को जरूरत है। स्पेयर प्रोटीन, जो प्रोटीन है बॉडी के अंदर में, वो क्या होगा, वो ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग में लग जाएगा, ठीक है। फॉर देयर इंपोर्टेंट बेसिक रोल इन द बॉडी सपोर्टिंग ग्रोथ, देखो जो मैंने आपको पहले बताया, सपोर्टिंग ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग, यानी बॉडी बिल्डिंग और उसमें लग जाएगा। दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ प्रोटीन फॉर अदर फंक्शन इज टर्म्ड है, देखो ये है जो एग्जाम आएगा, प्रोटीन स्पीयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट अपना काम करता है और जो स्पेयरिंग प्रोटीन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। याद रखना इस पॉइंट को, नोट डाउन करना। आइए आगे बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फैट। फैट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, देखो सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नीडेड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैट इन बॉडी, ठीक है। स्मॉल सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो फैट का यूटिलाइजेशन होता है उसके लिए जरूरत होती है, ठीक है। देखो प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन टू मच ऑफ फैट फॉर एनर्जी। क्या, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो प्रेजेंस होती है इन द डाइट, खाने में, प्रिवेंट रोकती है किसको, बॉडी के ब्रेकिंग डाउन करने से फैट को फॉर एनर्जी के लिए। यानी मेरी बात समझो, अगर मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया ढंग से, तो फैट का भी तो ब्रेक डाउन होगा ना, तो उसको अगर आप जो प्रॉपर डाइट ले लेते हो तो आप उसके ब्रेक डाउन को रोकते हो, किसके, फैट को, जिसकी जरूरत नहीं थी। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी कार्बोहाइड्रेट इन डाइट मोर फैट विल बी ब्रोकन डाउन। अगर आपने नहीं लिया, मान लो किसी कारण डेफिशिएंसी रह गई, तो ब्रेक डाउन करेगा फैट का, जो कि बॉडी को एनर्जी प्रदान करेगा। पर देखो व्हाई इट इज हार्मफुल, क्यों हार्मफुल है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो कभी फैट से ले लिया अपना जो एनर्जी, और कभी प्रोटीन से ले लिया, क्या फर्क पड़ता, कभी वो कार्बोहाइड्रेट खा लिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इट इज हार्मफुल। दिस रिएक्शन इज दैट एक्सेसिव ब्रेकडाउन, जो फैट का एक्सेसिव ब्रेकडाउन है, रिजल्ट का क्या क्या परिणाम है, एक्यूमुलेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आ गया ना मेटाबॉलिज्म सब। दिस एक्यूमुलेशन कॉज ए प्रॉब्लम एंड कैन अफेक्ट द हेल्थ, यानी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। यानी कहने का मतलब है मुझे, आपको प्लांट के प्रोडक्ट आपने खाने हैं, हरी सब्जियां आपने खानी है, सेब संतरे सारी चीजें आपने खानी है, आपने इन किसी भी चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करना है, हरी सब्जी वगैरह। ये सॉरी, बात करते हैं चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज 1। इसको मैंने आंसर आपका लिख दिया है, आप इसको पढ़ेंगे, पहले तो आप खुद नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे किसका आंसर क्या था, फिर भी अगर आपको नहीं आता है समझ में तो आप इसका आंसर ब्लू कलर में जो मैंने लिखा हुआ है इसी का आंसर है। देखो व्हाट डू यू मीन टर्म बाय प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अंडरलाइन कराया था इसको, ये एग्जाम में आ सकता है, इसी प्रकार से एग्जाम में आएगा। हाउ आर स्टार्च डिफरेंट फ्रॉम सुगर्स, देखो ये मैंने बहुत जोर दे देकर बताया था कि स्टार्च और शुगर में क्या डिफरेंस है। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्च ग्लूकोज प्लस, है ना, ये सारा पढ़ेंगे आप, ये मैंने आंसर लिखा है तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको मैंने हाथ से लिख दिया इसको, अब आप इसको पढ़ लेना आसानी से। आइए आप बात करते हैं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन, यानी पाचन क्रिया, शोषण करना, शोषण कह लूं या एब्जॉर्प्शन कह लूं, सोखना कह लूं, है ना उसका, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एंड यूटिलाइजेशन उसका प्रयोग किसका, हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो हम बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं आगे। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च शुगर लाइक कॉमन टेबल शुगर इन डाइट टू देयर सिंपल यूनिट नेमली ग्लूकोज। आगे ना दोस्त वही बात घूम फिर फिर कर आ रही है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट का जो छोटी यूनिट है वो ग्लूकोज है। अदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक डाइटरी फाइबर्स यानी सेलुलोज की बात करें, प्रेजेंट इन होल ग्रेन, है ना, और वेजिटेबल्स फ्रूट्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग बिकॉज स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स डू नॉट हैव नेसेसरी केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम्स टू डू सो दिस जॉब। एकदम क्लियर है, वही बात है ना,
कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है, इसलिए वो सेलुलोज ऐसे ही रह जाता है बॉडी के अंदर में। सिर्फ स्टार्च का हम डाइजेशन कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन माउथ इटसेल्फ। आपको याद है कि अमाइलेज जो हमारे मुंह के अंदर पाया जाता था, जिसने जो हमारे मुंह के अंदर में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किया था, विच इज केपेबल ऑफ कुकिंग ब्रेकिंग कुक्ड स्टार्च, है ना। स्टार्च का इसने क्या किया था, ब्रेकडाउन किया था ना, पार्शियल ब्रेकडाउन किया था वहां पे स्मॉलर यूनिट्स। हाउएवर द टाइम अवेलेबल फॉर दिस एंजाइम टू ब्रेक डाउन द स्टार्च इन माउथ टू शॉर्ट, यानी मुंह में हमारा खाना थोड़ी देर के लिए रहता है। क्या मुंह के अंदर में खाना बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा डाइजेशन हो पाता है। आगे का डाइजेशन अंदर होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अलाउ एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कन्वर्जन टू टेक्स प्लेस द लॉन्गर वन च्यू द फूड। जो आदमी बहुत लंबे समय तक मुंह में खाने को चबाता है, मोर डाइजेशन ऑफ स्टार्च, उसका जो स्टार्च का डाइजेशन है वो खाने मुंह के अंदर में हो पाता है काफी हद तक। देर आर नो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम स्टमक। आपको मैंने बताया कि इनका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो स्टमक यानी पेट के अंदर में नहीं होते हैं, या आप कह दो फिर बहुत कम होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। दस द प्रिंसिपल साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी जो मेन इसका डाइजेशन होता है वो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका था। द मेजर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट हियर इज एन एमाइलेज सीक्रेट बाय पेनक्रियास। ठीक है, दिस एंजाइम इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन both raw and cooked starch and convert it into smaller units. The next phase of carbohydrate digestion takes place within the cells of small intestine, where three important enzymes complete the process of digestion. This enzyme act on sugar, partially digested starch, ultimately break down glucose, fructose and galactose. सारी बात आपको समझ में आ गई है? ये वही बात है, बार बार रिपीट करके बता दी गई है कि भाई क्या है इसका मतलब। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑल द ग्लूकोज शुगर यूनिट्स आर टेकन टू वेरियस बॉडी टिश्यू सेल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड अल्टीमेटली कन्वर्ट टू ग्लूकोज। वही बात है ना, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और वही ग्लूकोज। एक ही बात को चार चार तरीके से बोला जा रहा है, पर मीनिंग मेन बात वही है जो है। अच्छा, ये है हमारे पास में एक अलग ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये आपको समझने की जरूरत है। यू नो दैट, आपको पता है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। आपको याद है ना कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मान लीजिए आप एक कागज को जला रहे हैं या किसी एक दूसरे सामान को जला रहे हैं, अगर आपने उसके ऊपर कुछ ढक दिया तो वो जलना बंद हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली जलते टाइम में ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो द सेवरल सब्सटेंस आर बर्न्ड इन द बॉडी यूजिंग ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, यानी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जलाने में जो मदद करता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर में ग्लूकोज जो होता है, जो वो जलता है तभी हमारी बॉडी को एनर्जी प्राप्त होती है, तो उसी को बोला गया है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। आइए बात करते हैं आगे। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अगर मान लो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया, हमने अच्छा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह खा लिया और वहां से हमें ज्यादा ग्लूकोज प्राप्त हो गया, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज विच इज नॉट बर्न टू रिलीज एनर्जी, जो बच गया कन्वर्टेड इनटू एक सब्सटेंस में बदल जाता है, कई ग्लूकोज मिलकर के इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, विच इज सब्सिक्वेंटली स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। ये कहां पे स्टोर हो जाता है, लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन इज मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। मैंने जैसे अभी आपको बताया, ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं और ग्लाइकोजन बन जाते हैं। ग्लाइकोजन कैन बी ब्रेक डाउन टू रिलीज ग्लूकोज वेन एवर नीडेड। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि जब बॉडी मान लो कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में लिया तो एनर्जी प्रोटीन और फैट से लिया जाता है, पर यहां पे ग्लाइकोजन बन जाता है किसका, छोटे छोटे ग्लूकोजों का, जिसको इजीली बॉडी वापस अपने प्रयोग में ले लेती है। ये एक अच्छी चीज है। बट ओनली इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी इन एज ग्लाइकोजन। मतलब कहने का ये नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा ग्लूकोज खा लिया और वो हमारे पास में दुनिया भर के ग्लाइकोजन के रूप में
जो है क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है, वंस द लिमिट ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इज एक्सीडेड द रिमेनिंग एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन बॉडी। आपने देखा होगा कि कोई आदमी बहुत खाता है वो मोटा भी हो जाता है, फिर उसका वजन जल्दी से नहीं घटता। एक्चुअली क्या होता है, पहले ग्लूकोज इकट्ठा होकर ग्लाइकोजन में तब्दील होता है, फिर इसके बाद वो फैट में बदल जाता है, और फैट को बर्न करना बहुत मुश्किल होता है। आइए चेक योर प्रोग्रेस, ये भी मैंने आपको, आप इनको पढ़ना, एक क्वेश्चन है और ये आंसर मैंने लिख दिया इसका, ठीक है। ये सारे इसमें ब्लैंक्स थे, मैंने डाल दिए इसमें, ये सब आप नजर डालेंगे, पढ़ेंगे। पहले उत्तर को देखे बिना ही पढ़ने का कोशिश करेंगे, और जब नहीं आता समझ में तो आंसर लिखें, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास में वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी वो हमारे पास में मटेरियल होता है जिसका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकती है, उसको हमने बोला है नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है सेल्यूलोज का उसमें नहीं होता है, सेल्यूलोज बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ये हमारे पास में वही चीज है। तो इसका डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। आइए इसके फंक्शन की बात करते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेशन कुछ होता ही नहीं है फाइबर का, ये किसी काम का नहीं है, तो जैसे समझो कि मुंह में गया और हमारे फीकस के रास्ते बाहर हो गया, तो वेस्ट ही हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है, जो चीज बॉडी में गई उसके क्या क्या कुछ सदुपयोग भी होते हैं, यानी वो हमारे कुछ बॉडी में काम भी करती है। क्या, सेल्यूलोज या फाइबर, वो क्या काम करते हैं, आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। फंक्शंस क्या है, देखिए दोस्तों, ये एक फंक्शन है हमारे पास में सेटिएटी वैल्यू। ये क्या होता है, ये होता है तृप्ति वैल्यू। तृप्ति वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे भाई मेरा पेट भर गया यार, आपने देखा होगा, खैर ऐसा दिन ना आए किसी के सामने, और जैसे मान लो कोई पेशेंट अगर मुंह से नहीं खा पाता है, उसको नाक के थ्रू क्या करते हैं, हम उसके अंदर ट्यूब डाल देते हैं, और उसके अंदर उसको मान लो हमने दूध पिला दिया, भाई लिक्विड ही तो डाल सकते हैं नाक के थ्रू, तो उसको क्या लगेगा, उसने मुंह से नहीं खाया पर उसका पेट भरा हुआ है। बात आया समझ में, तो ऐसे ही कुछ है। आइए पढ़ते हैं। यू नो फाइबर कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन केमिकली इन द बॉडी, ये बात हम सब जानते हैं, कितनी बार हम बोल चुके हैं कि जो फाइबर है इसका ब्रेक डाउन बॉडी में नहीं होता है, केमिकली कोई ब्रेक डाउन। हाउएवर, फिर भी इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सम कंपोनेंट्स ऑफ फाइबर एब्जॉर्ब वाटर, फिर भी क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर में जो फाइबर है वो कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। The swell up and make the food residual bulky which gives a feeling of fullness and satisfaction। ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें पेट भरा भरा लगता है और हमें अच्छा महसूस होता है, इसी को बोला है यहाँ पे सेटिएटी वैल्यू। आइए अब बात करते हैं एलिमिनेशन, यानी एक्चुअली एलिमिनेशन क्या है, एलिमिनेशन मतलब होता है किसी चीज को हटाना, निकालना, बाहर करना, इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। आइए बात करते हैं फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर ऑल्सो हेल्प इन इजी एलिमिनेशन ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड, यानी जिस फूड का एब्जॉर्प्शन बॉडी ने नहीं किया, आपको याद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में सारा एब्जॉर्प्शन बॉडी का हो जाता है, पर फिर भी जो कुछ एक मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाता है, तो उनको क्या करता है, स्टूल, स्टूल वर्ड होता है, स्टूल भी वही मतलब होता है, देखो हाँ ये दे रखा, और फीकस भी वही मतलब होता है, नहीं लेटरिन इसका मतलब होता है, तो ये इसको निकालने में मदद करता है। फाइबर प्रेजेंट इन स्टूल, फाइबर्स जो होते हैं प्रेजेंट इन स्टूल होल्ड्स वाटर, ये वाटर को होल्ड करते हैं, मेक्स देम सॉफ्टर एंड हेंस हेल्प इन इजी एलिमिनेशन। आपने देखा होगा जब हम लेटरिन करने जाते हैं तो लेटरिन हमारे अंदर कोई ऐसी ऐसी टाइट चीज नहीं होती, अगर कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत ना हो तो आराम से हम इजीली लेटरिन कर लेते हैं। एक्चुअली हम फाइबर्स की मदद से करते हैं, क्योंकि फाइबर्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मॉइस्चर रखते हैं इसको, तो हमें इजी एलिमिनेशन हो जाता है। This particular function of fiber makes it useful and preventing or relieving constipation। देखो बिल्कुल क्लियर दिया है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं, तो इसलिए हमने जब भी डाइट खाना है तो उसमें कुछ फाइबर्स भी पेशेंट को बताने हैं कि खाने के टाइम में फाइबर, कोई पेशेंट शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, ये है वो, तो आप क्या करेंगे, तो आप तो ऐसी डाइट बताएंगे ना कुछ जिसके अंदर फाइबर हो, ताकि वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा, और पेशेंट को टाइम से टाइम फ्रेश होने के लिए बोलेंगे कि आपने डेली मॉर्निंग में होना है, आपने लेट नहीं करने का कोशिश करना है, आपको आए या ना आए आपको बैठना पक्का है। तो ये सारी चीजें जब रूटीन एक्टिविटी में चेंज होंगी तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, वही हमारे इस कोर्स का मकसद है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। हैंस इट इज गुड आइडिया टू ईट द डाइट, है ना, एंड हैज जनरस अमाउंट ऑफ फाइबर सोर्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स।
सीरियल्स मतलब अनाज, पल्सेस मतलब दालें, और वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, ये सारे खाएंगे तो यहाँ से हमारे पास में फाइबर्स मिलेंगे। आप बोलेंगे, खैर ऐसे ही एक बार बता देता हूँ, सीरियल्स में कहाँ होते हैं पल्सेस और वेजिटेबल्स में कहाँ वो होता है हमारे पास में फाइबर्स। एक्चुअली जो आउटर कवरिंग होती है किसकी, मान लो सीरियल्स की, उसको धान वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा, चावल, धान मतलब चावल वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर हस्क बोलते हैं, HUSK के हस्क। तो हस्क वगैरह जो हो गए, या फिर गेहूं का ऊपर की जो कवरिंग होती है, उस सब के अंदर में फाइबर्स होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, क्या हमको आटा बहुत बारीक पिसवाना चाहिए या बहुत मोटा दरदरा पिसवाना चाहिए, या फिर हमें दलिया खाना चाहिए? क्या प्रेफर करेंगे आप? अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो ये वीडियो के मिड में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, ये इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। देखिए, अब आप कहेंगे ये ऐसे कैसे भाई, ये कैसे बचाव करता है हमारे पास इन सब चीजों से? देखिए, सम रिसर्च स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट फाइबर डज नॉट प्ले रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, है ना। प्राइवेट मतलब एक प्ले रोल प्ले करता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर ऑफ कॉलोन, मतलब वही होता है असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, लार्ज इंटेस्टाइन, देखो वही है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर को बचाता। अब आप कहेंगे कैसे भाई, आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए हमने फाइबर्स नहीं खाए तो जो हमारा लेटरिन है वो इतना टाइट, भाई आपने तो मुंह से खाना अंदर खा लिया, इसके बाद आप फील कर पाते हैं क्या? गरम, ठंडा, मीठा, कड़वा, कुछ भी आप फील कर पाते गले से नीचे जाने के बाद में? नहीं कर पाते। तो फिर आप कैसे बताएंगे कि फिर ये मेरे को दिक्कत दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर आपने फाइबर्स वाला खाना नहीं खाया, ध्यान रखना दोस्तों, तो आपकी जो बड़ी आंत है उसके अंदर में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको याद है वो डायग्राम, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जब खाना बड़ी आंत में जाता है, यानी लेटरिन के टाइप में ही जाता है, वहां पे खाली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर वो हमारा बिल्कुल खुशक रहेगा, हार्ड रहेगा, तो अंदर कोई उतनी हार्ड बॉडी थोड़ी ना भाई, म्यूकोसा है एक्चुअली। बाहर वाले स्किन को हम स्किन बोलते हैं, चमड़ी को, और अंदर की यानी मुंह से लेकर के एनस तक जो हमारे अंदर की जो स्किन होती है वो नॉर्मल स्किन नहीं होती। आप टच करके देखो अपने गाल को, अंदर से वो स्किन है क्या? एक्चुअली उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर म्यूकोसा। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है। अगर आप फाइबर्स नहीं खाते हैं तो आपकी बड़ी जो आंत है यानी लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा उसको रप्चर कर देगा, फाड़ देगी वो लेटरिन, और आपको, और देखो कंटिन्यूअस ट्रॉमा कहीं भी रहे बॉडी में वो आपको कैंसर बनाने का कारण बनता है। ये याद रखना, चाहे आपका मुंह हो, कुछ भी बॉडी रहने तो, यानी बॉडी पे आपको लगातार कोई चीज चोट पहुंचा रही है तो आप 100% मान लेना आपको कैंसर बनने का चांस है उसके अंदर में साल 6 महीने के अंदर। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आपका गाल है, चीक बाइट होता है आपका। चीक बाइट मतलब समझते हैं, गाल को दांत के अंदर आ जाता है बार बार, वो कई महीनों से आ रहा है, तो आप मान के चलना वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा। या तो उस दांत को डेंटिस्ट को जाकर दांत को ठीक करा लेना, या उस स्किन को ठीक करा लेना, जैसे भी है आप उसको उस ट्रॉमा से बचना। आपने कोई नकली दांत लगवाया, डेंचर लगवाया है, या कोई क्राउन लगवाया है, कुछ भी लगवाया मुंह में, वो आपको कंटिन्यू ट्रॉमा दे रहा है, तो आपको वो कैंसर में बदल सकता है। ये आप बिल्कुल लिख के ले लेना मुझसे। इसलिए आपने उस चीज को पक्का अवॉइड करना, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और उसको जाके ठीक कराना है। इसलिए यहां आपको समझ में आया होगा कि कैंसर वगैरह क्यों बन सकता है। इसलिए फाइबर्स वाले खाने पक्का खाना है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं फूड सोर्सेज के बारे में। फूड सोर्सेज क्या कहता है हमारे पास में? फाइबर इज प्रेजेंट इन आउटर कवरिंग ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आउटर कवरिंग होती है सीरियल्स, अनाज की और दालों की, उसके अंदर में हमारे पास में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। द व्हीट गेन, ये व्हीट ग्रेन क्या होता है एक्चुअली? गेहूं, होल व्हीट फ्लोर, आटा, होल पल्सेस, है ना, विद आउटर हस्क। देखो हस्क ये रहा हमारे पास में, विद आउटर हस्क मतलब जो कवर खोके के साथ में जो हमारे पास में दाल्स वगैरह होती हैं, विद ब्लैक
ग्राम, राजमा, लोबिया कंटेन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फाइबर्स। देखो अब आप कहेंगे ना कि भाई यार फाइबर कहाँ से खाएं, फिर हम आप इतना बोल रहे हो कि फाइबर को हमें खाना चाहिए, तो कहाँ से खाएं? तो मैंने आपके सामने ये सारी चीजें रख दी, ये सारी चीजें आप खाएं, इनके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर्स होते हैं। रिफाइंड सीरियल्स लाइक मैदा एंड सूजी एंड वॉश दाल विदाउट आउटर कवरिंग ऑफ हस्क डू नॉट कंटेन मच फाइबर। आया ना बात समझ में? बोलते हैं ना आप जाकर रिफाइंड सीरियल्स। सबसे पहले बात करता हूँ रिफाइंड सीरियल्स। रिफाइंड सीरियल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि आटा पीस दिया, उसके अंदर में जो आउटर कवरिंग थी वो सब पिस गया, उसको आपने क्या किया, एकदम छान लिया, अच्छे से कपड़े से छान लिया। मैदा आपने देखा होगा, घर में बना लेते हैं हम लोग मैदा, कपड़े से छान के उसको और महीन बना लेते हैं। सूजी वगैरह हो गई, भाई मेरे को धुली हुई दाल दे दो। एक्चुअली ये सामान हमें नहीं खाना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। आपने देखा हो कभी हम होटल पे जाते हैं, बोलते हैं यार मैदा की रोटी मुझे बिल्कुल नहीं पसती। क्यों नहीं पसती भाई? वो भी तो आटा ही है, क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ये आ गई उसके अंदर फाइबर्स नहीं है, वो आपके खाने के डाइजेशन की जो प्रोसेस हो पूरी नहीं हो पाती ठीक से, वाटर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत बनता है, ये सारी चीजें बनती हैं। इसलिए हमें आटा जब खाना चाहिए तो थोड़ा क्या बोलते हैं, मतलब उसको ऐसा पिसवाओ कि उसको ज्यादा वो ना हो, मतलब उसमें छिलके विलके ज्यादा ना निकालने पड़े आपको, उसके अंदर में कवरिंग वगैरह रहे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं आगे। डू यू नो what do we mean by the term whole cereal and refined cereal? ये क्या है? इस शब्द के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। You will find that all grains have a common structure। आप सबको पता है एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है, क्या? ये देखिए, नजर डालते हैं, पार्ट्स ऑफ सीरियल ग्रेन्स। ये क्या बताती है? देखो ये जो हो गया हमारे पास, मान लो एक दाना है, ये किसी भी चीज का ले लो, आप गेहूं का ले लो इसको, तो जो आउटर कवरिंग है बर्न हो गई, यानी ये हस्क, मतलब इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज्यादा हैं। चलिए मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं ताकि आपको समझ आएगा। ये जो कवरिंग है ये आउटर कवरिंग है, इतना। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? इसके अंदर में फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये हो गया जर्म। जर्म मतलब क्या हो गया? मान लो आपने बीज को जमीन में बोया, वहां से दूसरा पौधा निकल जाता है, फिर वो कहां से आता है भाई पौधा? ये एक्चुअली जर्म होता है। ठीक है। एंडोस्पर्म क्या होता है? उसके खाने का मेटेरियल, यानी जब बढ़ेगा वो, आपने देखा होगा, उदाहरण के तौर पर समझो, आपने कोई मूंग की दाल ली, पानी में रख दी, आपने देखा होगा उसमें एक दिन के अंदर में कंसुए निकल आता हो आगे की तरफ, कैसे, कहां से आ गया हो, उसको खाना कहां से मिले, सारी कहां से। तो सेम एग्जाम्पल तो यही है। तो जो पौधा सा निकला वो तो ये था, उस पौधे ने क्या खा करके बड़ा हुआ, वो मेटेरियल ये रहा हमारे पास में। इसके बाद वो सूख जाएगा, क्योंकि ये मेटेरियल जैसे ही खत्म हो जाएगा तो उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पौधा सूख जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे पास में होती हैं। तो हम बात करते हैं ये, तो यू विल फाइंड दैट ऑल ग्रेन हैव ए कॉमन स्ट्रक्चर। सही है। दे हैव थ्री मेन पार्ट्स, देखो बिल्कुल दे रखा है यहाँ पर, आउटर कवरिंग ऑफ बर्न, जर्म ऑफ जर्म और एम्ब्रायो। एम्ब्रायो आप अगर साइंस पढ़े हैं तो आप समझेंगे। द पार्ट विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। देखो बिल्कुल इजी कर दिया उन्होंने, वो हिस्सा जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका बड़े जो छोटे पौधे में बदलने का प्रयास करता है। एंड एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या है? विच स्टोर्ड फूड फॉर ग्रोइंग एम्ब्रायो, यानी जो इसको एम्ब्रायो खाता है। सही है ना। द ग्रेन विद आउटर कवरिंग, है ना, और इट्स प्रोडक्ट हैविंग आउटर कवरिंग इन इट, द टर्म होल ग्रेन सीरियल। उसको हमने बोला होल ग्रेन सीरियल, जिसके अंदर में मतलब समझो पूरा अनाज लिया, उस अनाज के पूरे को, गेहूं के दाने को, मतलब हम होल ग्रेन सीरियल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन होल व्हीट इज मिल्ड, है ना, ग्राउंड इन मशीन टू फॉर्म आटा, जैसे आटा बना दिया जाता, मोस्ट ऑफ द बेरन रिमेन्स इन इट। सारा ज्यादातर उसका जो पिसा हुआ आटा उसके अंदर ही में रहता, सारा चीज को, सब चीज तो उसी के अंदर पिस जाती है। दस आटा और होल व्हीट फ्लोर इज ए होल सीरियल प्रोडक्ट। आया समझ? उसको हमने बोल दिया, यानी आप चक्की वाले के पास गए, भैया मेरा ये आटा पीस दो, या ये मेरा ये काम कर दो, तो उसके अंदर आपने कुछ नहीं किया, तो हो गया होल सीरियल प्रोडक्ट। अब क्या हो गया? आपने उसको लिया, घर में आए, छान लिया अच्छे से, बिल्कुल पतला पतला, उसको मैदा बना लिया, है ना, एंड सूजी हो गए। ये क्या हो गया? जिसके अंदर में सूजी आर प्रोड्यूस बाय फर्दर क्लीनिंग और रिफाइनिंग, रिमूवल द कोर्स
पार्टिकल्स ऑफ बेरेन एंड जर्म, ये आपने सब निकाल दिया, ये होता है हमारे पास में रिफाइंड शुगर, उसको हम बोलते हैं रिफाइंड शुगर। मतलब आपने उसको निकाल करके कर दिया तो वो हमारे पास रिफाइंड शुगर। आइए दोस्तों बात करते हैं आप, फाइबर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आउटर स्किन, ये बात सबको पता है कि फाइबर्स जो आउटर स्किन में प्रेजेंट होते हैं, सीड्स ऑफ मोस्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है भाई, सीड्स के अंदर भी होता है, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के अंदर भी, ये सारे के अंदर में हमारे पास में फाइबर्स होते हैं। हाउएवर फिर भी सम ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर पार्शियली रिच इन फाइबर, ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल ऑफ लोटस स्टेम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेडी फिंगर, पीज, बीन्स, ब्रिंजल्स, गुआवा और ऑरेंजेस एंड आंवला। एनिमल्स फूड, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब के अंदर तो है फाइबर। एनिमल फूड लाइक मिल्क, लाइक मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट में क्या हो गया, दही हो गया, खोया हो गया, ये सारी चीज हो गई। मीट हो गया, देखो फिश मछली हो गया। पोल्ट्री डू नॉट कंटेन फाइबर, इसके अंदर में कोई फाइबर नहीं होते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। वाटर, सब जानते हैं पानी क्या है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। पानी एक्चुअली इसेंशियल फॉर लाइफ, ये पानी क्या है, शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट वन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर वीक्स बट नॉट विदाउट वाटर, यानी एक आदमी खाने के बिना कई दिन तक जिंदा रह सकता है पर बिना पानी के नहीं रह सकता है। वाटर इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, आप सबको पता है जिस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता बॉडी को सबसे ज्यादा होती है उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये एक्चुअली वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। H2O मैंने बताया था, फॉर्मूला वाटर का क्या है, H2O, यानी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, तो ये हमारे पास वाटर हो गया। ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इन अदर वर्ड्स 2:1, यानी इसको अगर रेशो में बनाए तो 2:1 नहीं आएगा, 2:1, यानी दो अणु इसके हैं और एक अणु इसका है। तो ये हमें, और ये हमने बताया आपको, जिसमें मैंने बताया जिसमें सी ना हो वो कार्बन कंपाउंड होता है, जिसमें सी होता है, और जिसमें नहीं होता इनऑर्गेनिक होता है, तो इसके अंदर सी तो कहीं है नहीं H2O के अंदर में, तो इसको हमने बोल दिया है भाई ये हमारे पास में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई है। आइए बात करते हैं आगे, फंक्शंस, यानी पानी के फंक्शन क्या क्या है, वाटर के फंक्शन क्या क्या है। व्हाट रोल डज वाटर प्ले इन बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर में पानी क्या योगदान करता है। मेनी ऑफ फंक्शंस ऑफ वाटर आर सेल्फ एविडेंट, ट्राई टू थिंक यू विल बी एबल, है ना। आगे हम बात करते हैं इसके फंक्शन क्या है। वाटर इज मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, देखो ये है वाटर जो है मेजर कंपोनेंट है, यानी सबसे मेजर मतलब समझते हैं बड़ा, ज्यादा, कंपोनेंट है, हिस्सा है ऑफ हमारी बॉडी का। कैसे, इट मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ टोटल वेट ऑफ एन अडल्ट एंड ऑलमोस्ट 75% इन केस ऑफ इन्फेंट, यानी करीब 60% तो अडल्ट का वेट और 75% करीब बच्चे के वेट का पानी होता है। अब आप कहेंगे यार इतना पानी कहाँ होता है, अगर मान लो एक आदमी में 100 किलो वजन है तो 60 किलो उसके अंदर में पानी है। अगर एक बच्चे के अंदर में 100, खैर बच्चे के अंदर 100 किलो वजन हो ही नहीं सकता, परसेंट बताया गया, इतना तो आप समझते होंगे कि परसेंट मतलब कितना होता है, 75% बच्चे का। अगर मान लो बच्चे के अंदर में क्या बोल दूं मैं आपको, उसका परसेंट आप देखो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यानी 75% बॉडी का बच्चे के अंदर में पानी होता है। कैसे, मैं अडल्ट की बात करता हूं, जैसे 60 किलो पानी कैसे होगा, देखो मैंने आपको बताया था शुरुआत में फर्स्ट यूनिट में कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल, तो सेल के अंदर पानी होता है, पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है उसके अंदर पानी होता है। फिर सलाइवा, हमारी लार पानी में होती है, ब्लड उसके अंदर पूरा पानी होता है, पूरा पानी इन द सेंस मतलब मैक्सिमम पानी होता है। इसके बाद जितना भी हमारा यूरिन हो गया, आप कहीं भी देखो पानी पानी है, इसलिए 60% जो बॉडी का पानी होता है, बच्चे के अंदर 75% होता है। इट सर्व्स एज मेजर और इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल, क्योंकि सेल के अंदर पानी होता है। एंड द टिश्यू थ्रो अमाउंट द वाटर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी टिश्यू वेरीज, आपको आया ना समझ में बात। तो वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। आइए दूसरे बात करते हैं, वाटर इज मीडियम ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है ना। वाटर क्या है, इज ए मीडियम ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स,
इंक्लूड फूड, सलाइवा, डाइजेस्टिव जूस, है ना, यूरिन, फीकस और प्रेस्पिरेशन। प्रेस्पिरेशन मतलब पसीना वगैरह। तो इसके अंदर, ये सारे के अंदर पानी होता है भाई, चाहे पसीने के फॉर्म में हो या यूरिन के फॉर्म में हो, किसी में हो तो पानी होता ही होता है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे कहता है हमारे पास, वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखो, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर मतलब क्या होता है, हमने कहीं भी गए होंगे, आप देखो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में नापे तो 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में नापे तो 98.4। आप बर्फ में चले जाओ, गर्मी, धूप, ठंडी, आपका बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है। एक्चुअली इसको मेंटेन करने में पानी का एक बहुत अहम योगदान होता है। तो यू नो दैट कि हीट इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी बाय बर्निंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे, मैंने बताया आपको, जो ग्लूकोज होता है वो बर्न करता है, और बर्न करता है तो बॉडी के अंदर में हीट प्रोड्यूस होती है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बर्न करता है और उससे हीट निकलती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कुछ भी ले लो आप, ये सारा तो भाई जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे पास में, ये तो न्यूट्रिएंट्स हो गए। इनके जो माइनर माइनर है, जैसे मैंने बताया था, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज वगैरह, ये सारे जैसे जैसे बर्न करते हैं तो शरीर के अंदर में हीट होती है। तो वाटर हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट दिस हीट विदाउट द बॉडी सम अमाउंट ऑफ, थ्रू आउट द बॉडी some amount of water is lost from our body evaporation and cool it down। आप समझ रहे हैं, this is because the water uses the body heat to evaporate, thus extra heat from body is lost, body temperature and is maintained। आया ना बात समझ में आपको, जो ये सारी प्रोसेस है पानी के द्वारा मेंटेन की जाती। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट समझते हैं ना, सॉल्वेंट मतलब जिसको मिला दिया जाता है किसी में। पानी हर किसी चीज के अंदर में मिल जाता है और उसी का रूप बना लेता है, ऐसे कह सकता हूं। तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दिस मीन्स इज डिजॉल्व इज ए वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इंक्लूडिंग ऑल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, कैरीज देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी वाया ब्लड। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। आपने देखा फाइबर्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्या करते हैं, वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है उसको हमारी बॉडी से निकालने में भी पानी मदद कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट एसेंशियल फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बॉडी। समझ में आया, तो पानी इन सब में हमारी मदद करता है। आइए आगे बात करते हैं। वाटर बेथ द बॉडी सेल्स एंड कीप्स देम मॉइस्ट। मतलब क्या है, देखो पानी क्या है, मॉइस्ट रखने का काम करता है, गीला रखने का काम करता है, हेंस इट एक्ट एज लुब्रिकेंट। यानी ये लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब चिकनाई, चिकनाई रखने का भी काम ये हमारी बॉडी के अंदर में करता है। वाटर प्रेजेंट इन सलाइवा, लार के अंदर में जो होता है, अदर डाइजेस्टिव जूस, जितने भी डाइजेस्टिव जूस जो निकलते हैं उन सब के अंदर में हमारे पास में पानी होता है। हेल्प इन पैसेज द फूड डाउन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी खाने में जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है प्रोसेस पानी के अंदर होती है, यानी उसको गीला रखने का काम करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट लुब्रिकेंट फॉर द जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स के अंदर भी लुब्रिकेंट का काम ये करता है। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा जो पूरा शरीर है वो ब्लड में पानी वानी होता है, तो सब काम पानी से ही होते हैं। वाटर डज नॉट अंडरगो एनी डाइजेस्टिव चेंज इन बॉडी एंड एब्जॉर्ब एसेंस। देखो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो हम जैसा पीते हैं वैसा ही बाहर निकलता है, उसके अंदर में कोई ब्रेक डाउन नहीं होता है। एक्चुअली अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहें पानी का, तो पानी का ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन के अलग कणु और ऑक्सीजन का अलग, तो उसका होता नहीं। पानी जिस फॉर्म में पीते हैं उसी फॉर्म में बाहर निकलता है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं सोर्सेस, यानी स्रोत क्या क्या है हमारे पास में है। इंजेक्शन ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, यानी आपने देखा होगा हम पानी को लिक्विड की फॉर्म में पीते हैं। तो आगे बात करते हैं। दिस इंक्लूड्स वाटर विच वी ड्रिंक डेली एसएच, यानी एसएच मतलब ऐसे कैसे ही पानी को पी जाते हैं। पार्ट्स ऑफ बेवरेजेस लाइक टी के साथ पानी पी लेते हैं, कॉफी में पानी होता है, फ्रूट्स में पानी होता है, फ्रूट जूस जितने हो गए, एंड एक्रेटेड ड्रिंक्स, यानी जिसमें भी होता है पानी तो होता ही है हर चीज में, क्योंकि हर चीज गीली होती है, सूखा तो कुछ होता नहीं ऐसा। तो कहता है हमारे पास में द इंजेक्शन ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के अंदर भी आप कहेंगे कि भाई मैंने सेब खाया, तो क्या उसके अंदर पानी नहीं था, क्या एकदम सूखा हुआ था? कोई भी चीज ले लो आप, सबके अंदर तो पानी था। तो ऐसे ऐसे वाटर इज प्रेजेंट इन
वेरियस फूड स्टफ मतलब होता है खाने पीने की चीजें, फूड स्टफ इन हिडन और इनविजिबल फॉर्म। जरूरी नहीं कि आपको पानी दिखे तभी आप उसको पानी कहेंगे, गीला होगा, नमी होगा तो उसके अंदर में पानी होगा। द वाटर कंटेंट ऑफ फूड वेरियस वेरीज वाइडली। टेबल 2.2 में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में दर्शाया गया है, इट इज वाइटल दैट वाटर वी थिंक इट्स सेफ एंड फ्री फ्रॉम, यानी हमें पानी जो पीना चाहिए अच्छा और शुद्ध पीना चाहिए, अदरवाइज हमको डायरिया, डिसेंट्री और कोलेरा वगैरह हो जाएगा। डायरिया मतलब सब समझते हैं, उल्टी, दस्त वस्त, डिसेंट्री, ये सारी चीजें, हैजा वैजा, ये सब हो जाएगा। क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली नेसेसरी। कहने का मतलब है हमारे पास में कि हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, अच्छा साफ पानी पीना चाहिए। अब यहाँ पे आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को भी आपने रटना है, समझना है कि किसके अंदर में कितना मॉइस्चर है, जो आइटम को किस में बोलते हैं। मैंने इजी रोमन इंग्लिश में लिख दिया है। स्पाइनच हो गया, पालक, पंपकिन, कद्दू, पीज, मटर, ऐसे सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं आसानी से। आइए दोस्तों अगले टॉपिक पर नजर डालते हैं। वाटर फॉर्म्ड इन द बॉडी फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर अंदर भी बॉडी के अंदर पानी का निर्माण हो जाता है। कैसे भाई? देखिए, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन द बॉडी। क्या? सम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है फॉर्म्ड, बन जाता है इन आवर बॉडी ड्यूरिंग वेरियस केमिकल रिएक्शन। जो मैंने बताया बॉडी के अंदर में जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है, यानी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर में क्या होता है, वहां पर भी हमारे पास में इन्वॉल्व्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज यू हैव stated earlier the reaction involve fat and proteins metabolism also contribute water to body। मतलब इस प्रोसेस के अंदर में भी एक पानी जो है तैयार हो जाता है, निकलता है पानी, जब ये प्रोसेस आपस में पूरी होती है। आया ना दोस्त समझ में बात? thus the total water available to the body is obtained through these थ्री सोर्सेस। कहाँ से हमारी बॉडी को पानी प्राप्त हो जाता है? देखो, ड्रिंकिंग वाटर, हम जो पानी पी लेते हैं, एक तो वो बॉडी में पानी जाता है। बेवरेजेस यानी फूड्स, है ना, हो गया हमारे पास में, जैसे बताया चाय, कॉफी, ये सारी चीजें उनसे जाता है, खाने वगैरह से जाता है। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने अभी बताया कि जैसे ही मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वहां से बॉडी को पानी प्राप्त हो जाता है। तीन सोर्सेस से हमारी बॉडी को पानी प्राप्त होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन of water for various body processes, some amount of water is also lost from body through the kidney, skin, lungs and digestive tract। देखो कैसे, जरूरी नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर पानी जाता ही जाता है, कुछ पानी हमारे पास वेस्ट भी हो जाता है। कैसे बात करते हैं, जैसे हम किडनी से कैसे होता है, किडनी में जो पानी, ब्लड गया, कुछ गया, वो यूरिन के रास्ते बाहर हो गया, उसको वेस्ट ही मानेंगे। स्किन, परस्पिरेशन मतलब पसीने के रास्ते जाता है। लंग्स यानी हम छींकते हैं, खांसते हैं, वहां पानी की ड्रॉप। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी फेकस के रूप में पानी बाहर जाता है बॉडी से। आइए आगे बात करते हैं। ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू आउट द स्किन। ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, इज लॉस्ट थ्रू आउट द स्किन इज स्वेट। बिल्कुल वही बात बोली गई है, स्वेट एंड परस्पिरेशन, पसीने के रास्ते बाहर जाता है। वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम किडनी इन फॉर्म ऑफ यूरिन, जो मैंने अभी आपको बताया। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्लाइवा एंड फेकस, है ना, लार भी उसी में आ गया, फेकस भी उसी में आ गया। और द हमारे पास में लंग्स से क्या जाता है, हमारे पास में अमाउंट ऑफ वाटर नॉर्मली मेंटेन्ड बैलेंस। आपको बात समझ में आया? छींकते खांसते वहां से लंग्स से हमारा बाहर जाता है। बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ वाटर, इंजेक्शन और लॉस ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर बैलेंस। कहने का मतलब है जो हमने पानी पिया, समझ में आए बात दोस्तों, और वही पानी, कुछ तो पानी हमारा जो मैंने बताया ये बॉडी के जो पार्ट्स थे इनसे बाहर हो गया, कुछ बॉडी ने यूज कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं वाटर बैलेंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपने यूनिट 2 को पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता अभी आपको कोई डाउट होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी चैनल की हर एक वीडियो को आप देखें, शांति से देखें, तसल्ली से देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे और एक यूनिट देखेंगे दूसरी को नहीं देखेंगे तो आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।